चलिए फिर चलते हैं आगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 10, इंटर ग्रुप 1। ठीक है गाइस, तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाला है, दैट इज द इंश्योरेंस क्लेम। चैप्टर का नाम क्या है? इंश्योरेंस क्लेम। और ये है आपका इंश्योरेंस क्लेम किस चीज के लिए? तो दो चीज की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट वन इज योर लॉस ऑफ गुड्स। किसकी बात कर रहे हैं? लॉस ऑफ गुड्स की। और सेकंड बात कर रहे हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट की। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज की बात करेंगे हम। एक तो बात करेंगे लॉस ऑफ गुड्स यानी स्टॉक की, और सेकंड बात करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट की। तो ठीक सुना आपने, हम दो चीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो स्टॉक का जो आपका लॉस हुआ उसके बारे में, और दूसरी चीज के बारे में प्रॉफिट के बारे में। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्टॉक के बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर ऐसा बोला जा सकता है कि ये चैप्टर दो पार्ट में आपका। एक तो बात करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है, और एक बात करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो चैप्टर है हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फर्स्ट लॉस ऑफ स्टॉक। अब सर लॉस हुआ है, तो यहाँ पे किस लॉस की बात कर रहे हैं? तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे लॉस ऑफ फायर की। किसके बारे में बात करेंगे? लॉस ऑफ फायर। ठीक है, तो आपका क्या हुआ है, गुड्स जो है ना लॉस हो गया है, किसके थ्रू? फायर के थ्रू। तो अब उसमें आप क्लेम कैसे निकालेंगे? क्या निकालेंगे आप? क्लेम। तो अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो चैप्टर है आपका, ये इसमें कुछ अकाउंटिंग है ही नहीं। ठीक है, ये एक्चुअली नॉर्मल चैप्टर है, नॉर्मल सेंस वाला है कि कल उठ के मान लो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, या आप कहीं पे अकाउंटेंट हो, और भगवान न करे वहां पे क्या हो गया, आग लग गई। अब आग लग गई तो बेटा गुड्स तो गया। अब गुड्स तो गया साथ में आपका क्या होगा, बुक्स भी, अकाउंट भी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अब उस केस में क्या, अब कितना क्लेम अपने को करना चाहिए या कितना क्लेम अपने को मिलेगा, उस चीज के बारे में हमको पता करने का है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये नॉर्मल सेंस वाला है, मतलब जो बंदा कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी है ना वो भी इसको कर सकता है, वैसा है। तो इसमें कोई डेबिट क्रेडिट वाला फंडा है ही नहीं। ठीक है, हाँ बस नॉर्मल आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, कैसे फाइनल अकाउंट बनता है, तो ठीक है। तो आपने अगर 11-12 किया है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको नॉर्मल बता दूंगा कैसे होता है। तो कोई भी इस चैप्टर को कर सकता है, वैसा है। तो हम जो बात करेंगे वो फर्स्ट करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक की। स्टॉक यानी कौन सा सर स्टॉक? तो बेटा सिंपल सी बात है, जिस दिन तेरा आग लगी थी दुकान में, लॉस बाय फायर हुआ, उस दिन तेरे पास जितना स्टॉक था हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये जो स्टॉक है ये कौन सी डेट पे होगा? ये जिस दिन तेरा फायर लगा, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। जिस दिन तेरे दुकान में क्या लगी है, आग लगी है ना, उसकी दिन की अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए फिर चलते हैं आगे। तो अब उस दिन की अपन बात करेंगे, तो उस दिन का स्टॉक सर निकालेंगे कैसे? तो दो तीन चीजें होगी, जरा सुनना ध्यान से। या तो आपको पता होगा कि उस दिन का इतना सर मेरा गया है, स्टॉक था वो जो जल के खत्म हो गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि लॉस बाय फायर कितना तेरा स्टॉक गया है, तो पता है तो अच्छी बात है। तो डायरेक्ट क्लेम का फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, क्लेम निकाल देंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा। सेकंड, हमको नहीं पता कि उस दिन अपने पास कितना स्टॉक था, और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है ना। अब जैसे मान लो मेरे किराने की शॉप है, ठीक है, और ग्रोसरी की शॉप है, अब उसमें क्या हुआ, आग लग गई। और आज डेट 31 मार्च तो है नहीं जो मैंने कैलकुलेशन किया होगा। ठीक है, अब आग जो लगी अभी लगी बीच में 1 जून को। अब बताइए, मुझे थोड़ी आइडिया होगा मेरे पास कितना स्टॉक होगा, नहीं पता होगा ना। तो अब मुझे वो स्टॉक निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे वही हमको इस चैप्टर में अभी सीखना है। ठीक है, फिर उस पर क्लेम कितना मिलेगा वो हम बाद में देखेंगे। तो हम सबसे पहले जो चीज सीखने वाले हैं यहाँ पे कि सर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। चलिए फिर, तो सबसे पहले हमको जो निकालना सीखना है वो है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक चलिए जी, तो आप क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे वो देखना है। ऑन द डे ऑफ फायर, जिस दिन तेरी क्या लगी है, आग लगी है, उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक अपने को निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, यही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो अब जरा समझिए कैसे अपन क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। आपके पास सपोज करो उस दिन का सब रजिस्टर वजिस्टर था, तो आपको पता था कि मैंने इतनी सेल की है, मैंने इतनी परचेज की है। ठीक है, आपके पास लास्ट टाइम का बैलेंस शीट पड़ा होगा, डेफिनेटली होगा ही होगा आपके पास, लास्ट टाइम तो बनाया होगा जी। तो अपन इसको एक टाइमलाइन बना देते हैं और वैसे समझते हैं कि सपोज करो
ये टाइमलाइन आपका, ये 1 अप्रैल 2017 है, इधर ये साल खत्म हो गया 31 मार्च 2018, और आपकी आग इधर लगी है 1 जून 2018 को। चलिए, ऐसी आपकी इधर आग लगी है और आपको जो स्टॉक चाहिए वो ये डेट पे चाहिए, क्योंकि बेटा आग किधर लगी है, आग इधर लगी है, ठीक है। चलिए, तो 1 जून को कितना था वो चाहिए। अब मुझे तो आइडिया है नहीं 1 जून को कितना था, बट ये बताइए 31 मार्च को तो आपने बैलेंस शीट बनाई होगी। यस सर। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए होंगे। यस सर। तो वो दिन का डेटा तो आपके पास होगा ही होगा। बिल्कुल होगा सर। तो 31 मार्च का अपने पास पड़ा डेटा, तो हमको कौन सा डेटा चाहिए? सिर्फ ये वाला, बीच वाला चाहिए, ठीक है। तो अपन बीच वाले डेटा को निकालेंगे और उससे अपन क्या बनाएंगे, एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग को बनाएंगे, और जिससे अपने को क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे मिल जाएगा। अब सर कैसे, जरा एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो 31 मार्च 2018 को, सेम एग्जांपल में आपको पता था कि बंदी के पास क्या क्या चीज थी, ठीक है। तो ये सपोज करो कि आपका टू ओपनिंग स्टॉक 10,000 था, टू परचेज 20,000 था। अब मैं छोटा सा बना रहा हूँ समझने के लिए। बाय सेल्स 50,000 था, और बाय क्लोजिंग स्टॉक, चलो सेम नहीं रखते, इसको चेंज करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक सपोज करो 5,000 का था। तो आपका जीपी आपको मिल गया था यहाँ पे, जीपी 25,000। ठीक है। इस तरह से आपका ये 31 मार्च 18 का आपके पास क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट था। क्या था ये? ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास था। अब सर ये तो पता चल गया। अच्छा अब बताइए, क्या मुझे ये पता चलेगा क्या कि 31 मार्च के बाद, यानी 1 अप्रैल 18 से लेकर 1 जून 2018 तक मैंने कितना परचेज किया है? यस सर, ये तो पता चल जाएगा। कितना सेल्स किया है? यस सर, ये भी पता अपने को चल जाएगा। कैसे कि जिसको क्रेडिट में सेल किया हुआ, परचेज किया, उनसे अपन लिस्ट तो अपने पास होगा ही, अपन उनसे बात करके पता कर सकते हैं। तो चलिए फिर, तो आपके पास आई होप कि इतना इन्फॉर्मेशन होगा परचेज सेल्स का। सपोज करो इस बीच में आपने 15,000 का परचेज किया और 20,000 का सेल्स किया था, ठीक है। और सब हम मानते हैं कि अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस भी हुआ आपका इसके बीच का, वो 10,000 था, और इस पीरियड में आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस 18,000 था। ओके, ये आपका बीच का डेटा आपको दे रखा है। अब अपने को क्या चाहिए कि अपने को निकालना है, क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 1 जून 2018। अब ये कैसे निकालेंगे, जब ध्यान से सुनिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। अब इसमें देखिए सबसे पहले टू क्या लिखते हो, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ये कौन सी डेट का बनेगा? ये सर बनेगा 1 अप्रैल 18 से लेकर 1 जून 2018 तक का। ठीक है, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग को बनेगा। अब बताइए 1 अप्रैल को कितना ओपनिंग स्टॉक था। सर हमको इधर तो मालूम नहीं है, बट ये बताइए अगर जो ट्रेडिंग अकाउंट तुम्हारा 31 मार्च 18 का क्लोजिंग स्टॉक था, क्या वो 1 अप्रैल को ओपनिंग होगा कि नहीं होगा? यस सर, वो ओपनिंग होगा। बेटा ये तेरा ओपनिंग आ गया 5,000। ठीक है। अब सर हमको चाहिए परचेजेस, तो वो तो मैंने दे रखा है कि इतना परचेजेस आपने किया है। कितना किया आपने? 15,000 का। और सर हमको चाहिए सेल्स, बाय सेल्स। तो आपने सेल्स कितना किया है? 20,000 का, वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है। अब चाहिए सर क्लोजिंग स्टॉक। बेटा वो तो पता ही नहीं है, वो तो अपने को निकालने का है। ठीक है, चलो। अगर बीच में डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ तो वो भी लिख दो। तो टू डायरेक्ट एक्सपेंस दैट इज 10,000। इनडायरेक्ट कभी भी ट्रेडिंग में आता नहीं है, तो अपन लेंगे नहीं। ये तुम्हारा हो गया। अब जो यहाँ पे बीच में डिफरेंस आता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दो चीज मिसिंग है, क्लोजिंग स्टॉक भी मिसिंग है और जीपी भी मिसिंग है। तो आपको पता है जब दो चीज मिसिंग होगी तो बैलेंसिंग फिगर तो निकलेगा नहीं। अब आपको एक चीज चाहिए। अब क्लोजिंग स्टॉक तो पता ही नहीं है, तो वो तो निकाल ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली ये तो मुझे बैलेंसिंग फिगर ही निकालना पड़ेगा। तो अब मैं क्या निकालूंगा, जीपी निकालूंगा।
अब सर जीपी कैसे निकालेंगे, तो अपने पास वैसे तो कोई बेस नहीं है, बट एक चीज मुझे पता है कि लास्ट टाइम का मैंने कितना जीपी निकाला था, बराबर है। और अगर कुछ नहीं बोला है तो अपन यही मानते हैं कि जितना रेट का परसेंटेज लास्ट टाइम जीपी था उतना ही सेम क्या चला होगा, करंट ईयर भी चला होगा। और आपको बता दो जीपी जो होता है ना वो सेल्स पे निकलता है, तो जीपी को हमेशा ऑन सेल्स निकालिए, ठीक है। तो 31 मार्च 2018 की बात कर रहा हूँ, यानी 17-18 की बात कर रहा हूँ। जो जीपी आपका निकला होगा उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है, नेट सेल्स इनटू 100। तो अब देखिए यहाँ पे जीपी अपने को कितना दे रखा है कि सर 25,000, कितने सेल्स पे 25 था सर, 50,000 पे। तो बेटा बता कितना तूने कमाया, अर्न कितना किया है, तो सर ये ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट है ऑन सेल। आपका जीपी कितना है, 50% ऑन सेल, ठीक है। तो जीपी का रेट मिल गया 50% ऑन सेल्स। तो अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी एबनॉर्मल चीज यहाँ पे नहीं ली मैंने, कुछ भी नहीं है, तो मैं सेम मानता हूँ कि इस टाइम भी हमने सेल्स पे कितना अर्न किया होगा, 50%। तो बेटा तेरा सेल्स कितना है 20,000, तो 20,000 पे 50% का रेट सेम रहेगा। इसका मतलब करंट ईयर में हमने कितना अर्न किया होगा जीपी, सर 10,000। चलिए जी, तो ये 10,000 मुझे मिल गया। तो क्या अब मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकता हूँ बैलेंस शीट फिगर से, यस सर, तो आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो। तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक निकाल दिया, 20,000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो देखिए आप इस तरह से हमने क्या निकाला, क्लोजिंग स्टॉक निकाला, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने क्या किया है यहाँ पे। तो पूरे को एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया है कि सर हमको क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं है, बट हमको 31 मार्च 2018 का ट्रेडिंग अकाउंट पता था, तो हमने वो ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। यहाँ पे मैंने आपको बना के दिया है, हो सकता है कभी आपको बनाना भी पड़े, ठीक है, तो हम बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो आपने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया जो नॉर्मल बनता है, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, जीपी आ गया आपका। अब आपने जीपी का रेट निकाला, तो सर जीपी का रेट 50% आ गया। अब हम ये मानते हैं कि जो लास्ट टाइम जीपी का रेट था वही ये टाइम भी रहा सेल्स पे, ओके, कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ। बीच वाले पीरियड का अपने को डिटेल्स पता है, परचेज सेल्स इतना हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस इतना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाता हूँ। मेमोरेंडम मतलब क्या, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट। ये मेमोरेंडम जो है वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे सीधा टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और जीपी निकाल दिया। अब जीपी कैसे निकाला, जो सेल्स है उसका 50% जो लास्ट टाइम रेट था वही अपने लिया है, तो जीपी अपने को मिल गया। तो बैलेंस शीट फिगर में क्या निकल जाएगा आपका, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कुछ चीज एडिशन होगी, जैसे कुछ एबनॉर्मल आइटम आएगी, वैसा अपने को देखना है। बट आई होप यहाँ तक आपको कुछ डाउट नहीं है, समझ में आया ये वाला क्या किया अपन ने, ठीक है। तो ये अपन ने नॉर्मल सबसे पहले बेसिक समझा है कि कैसे अपन निकलता है जीपी और क्लोजिंग स्टॉक। चलिए फिर, तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम आईसीआई के इलस्ट्रेशन पे। तो आपको एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है, सिंपल वाला। तो हम स्टेप बाय चलेंगे, तो आपको भी वैसे चलने का है। चलिए हम देखते क्या हुआ। तो इलस्ट्रेशन 4 निकालिए, हम पढ़ते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे है ये। On 12th June 2012, fire occurred in the premises of N.R. Patel, a paper merchant. Most of the stock was destroyed. Cost of stock salvage being 11,200. तो ये बताइए salvage value मतलब क्या होता है कि भैया आग लग गई, बराबर है। तो सामने वाला बंदा बैठा तो नहीं होगा, उसने कुछ तो की होगी, आग बुझाने की कोशिश, कुछ गुड्स निकालने की तैयारी की होगी। उसी को हम जो अब गुड्स क्या हुआ, आग लग गई, बराबर है, और कुछ सामान उसने निकाल दिया, बचा लिया, उसी को क्या बोलते हैं, salvage value, ठीक है। चलिए, in addition, some stock was salvaged in a damaged condition, and its value in that condition was agreed at 10,500. अब 11,200 का गुड्स तो पूरा का पूरा बचा लिया आपने, ठीक है। साथ में क्या, कुछ गुड्स जो थोड़ा बहुत जला हुआ था वो भी बचा लिया आपने, ओके, मतलब वो एक्स्ट्रा, इन एडिशन बोला है, तो उसको आप ऐसे लेना, इन एडिशन मतलब एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा वाला है। तो इन एडिशन में आपने क्या किया, थोड़ा बहुत जो टूटा फूटा था वो भी आपने बचा लिया। तो क्या हुआ, किसी ने बोल दिया भैया मैं इसको 10,500 दे दूंगा, इसका मतलब रियल में, सॉरी, आपने कितना गुड्स बचाया है, 11,200 और 10,500, ठीक है, इतना गुड्स आपने क्या किया है, बचा लिया है। चलो, फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर अवेलेबल।
His stock at the close of the account on 31st December 2011 was valued at 83,500। बेटा 31st दिसंबर की बात कर रहा है, आग लगी है 12 जून को, तो इसका मतलब लास्ट टाइम तुम्हारा ईयर कब क्लोज होता है 31st दिसंबर को, आज आग लगी है 12 जून को, 31st दिसंबर का क्लोजिंग मतलब 1 जन का ओपनिंग हो गया, तो आपको ओपनिंग स्टॉक तो मिल गया ये वाला, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, चलिए, इस परचेज फ्रॉम 1st Jan 2012 to 12 June 2012 अमाउंटेड टू 1,12,000। आपको इस टाइम के पीरियड का देखिए डॉट 1st Jan से लेकर जून तक का डॉट आपको पीरियड का परचेज दे रखा है और सेल्स भी दे रखा है, तो बढ़िया हो गया, टाइम का मिल गया आपको। आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हिज अकाउंट फॉर द पास्ट 3 ईयर इट अपीयर दैट ही अर्न ऑन एवरेज अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेल्स। इसने बोला लास्ट का एवरेज हमने क्या माना कि कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 30% ऑन सेल्स। तो देखिए, इससे पहले जो हमने एग्जांपल किया उसमें तो हमने क्या किया था, प्रॉफिट का रेट निकाला था। ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, आपको रेट ऑलरेडी दे रखी है, मतलब आपका काम आसान हो गया। तो रेट आपको दे रखी है, यस सर। हमको डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक लास्ट टाइम का मतलब ये टाइम का ओपनिंग स्टॉक भी मिल गया, यस सर। परचेज सेल्स भी है, यस सर। कुछ नहीं बोलता, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, तो करना कितना इजी हो गया ना। अब आगे क्या बोलता है, पटेल वॉज इंश्योर्ड हिज स्टॉक फॉर 60,000। अब इसके बारे में हम लास्ट में बात करूंगा, पहले हमको चाहिए क्लेम से पहले हम निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले अपने को चाहिए, देखिए कि यहाँ पे एक टाइमलाइन बना लेता हूँ मैं, सबसे पहले इजी रहेगा। तो टाइमलाइन देखिए कुछ ऐसा हुआ है, ये 31st दिसंबर 2012, तो यहाँ पे 11 आ गया। ठीक है, 31st दिसंबर 2011 को आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ पे ये आपकी डेट जो है आग लगी है वो है 12 जून। 12 जून तक क्या आपको डिटेल्स दे रखी है, तो 12 जून देखिए आप, ये 12 जून 2012 आ गया, इधर बेटा तेरी आग लगी, ये आग इधर लगी है। ठीक है, तो अपने को इस दिन का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक इधर का है, तो ये बताओ इधर का क्लोजिंग स्टॉक को मैं क्या इस पीरियड का ओपनिंग स्टॉक भी तो बोल सकता हूँ, यस सर। 12 जून का क्लोजिंग, इस 1st जैन का क्या हो गया, ओपनिंग हो गया, और अपने को इसी पीरियड के बीच का चाहिए, मतलब अपने को चाहिए 1st Jan 2012 से लेकर 12 जून 2012 तक का पीरियड का डेटा, तो अपने को ओपनिंग स्टॉक मिल गया। इस पीरियड का परचेज सेल्स वो भी आपको दे रखा है, तो क्या मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल सकता, जीपी का रेट भी दे रखा है, यस सर निकाल सकते हो। तो फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। तो यहाँ पे चलिए करते हैं, कब से कब तक बना रहे हो, फ्रॉम 1st Jan 2012 टू 12 जून 2012। ठीक है, ये आप बना रहे हो इस पीरियड का। चलिए फिर ये पीरियड का बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। कुछ नया नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट जो आप बचपन से पढ़ते आया वही है। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, सर वो कैसे पता चलेगा, अभी हमने बात की वो आपको दे रखा है। तो ये देखिए 31st दिसंबर 2011 का जो क्लोजिंग होगा वही ओपनिंग होगा 83,500। अभी इस पीरियड में जितना परचेज किया है तो वो भी आपको दे रखा है सर, परचेज जिसने जो किया है वो किया है 1,12,000। तो ये देखिए 1,12,000। अब सर सेल्स, वो भी मैं तो बोलता हूँ आपको दे रखा है, देख लीजिए 1,54,000, यस सर। अब क्लोजिंग स्टॉक अपने को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक ये अपने को पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। अब जीपी देखिए, जीपी कैसे निकालूंगा मैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट, बेटा ये भी पता नहीं है। ठीक है, दो चीज अपने को पता नहीं है। चलिए, अब दो चीज पता होती है तो अपन कर ही नहीं सकते बैलेंसिंग फिगर, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एक आइटम निकालना पड़ेगा, और वो अपन निकालेंगे जीपी, क्योंकि जीपी की रेट दे रखी है। वो बोल रहा है एवरेज जो हम जीपी कमाते हैं ना सेल्स पे, वो कितना कमाते हैं, तो वो दे रखा है 30% ऑफ सेल्स पे ही दे रखा है, 30% ऑफ सेल्स। तो बेटा सेल्स तुझे पता है 1,54,000, तो हम यही मानते हैं कि लास्ट टाइम जो रेट पे कमाया था वो ये टाइम पे कमाएंगे, तो सीधा सेल्स का रेट दे रखा है, सीधा निकाल देते हैं। तो 1,54,000 इंटू 30%, दैट इज 46,200। तो अपने पास जीपी आ गया 46,200। ठीक है, चलो सर बढ़िया।
अब तो क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो। यस सर, अब तो इजी हो गया, बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक आपने निकालिए। फिर 83,500 प्लस 1,12,000 प्लस 46,200 दैट इज 2,41,700। इधर भी 2,41,700 और उसमें से माइनस किया 1,54,000 तो 87,700। ये आपका क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया क्या कि अपन ने? यस सर, हमको समझ में आ गया। चलिए फिर, अब ये तो आपको मिल गया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपको, जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक निकालो हमको चाहिए कि भैया लॉस बाय फायर कितना हुआ गुड्स, वो चाहिए। क्या पूरा का पूरा 87,700 का आपका जो भी था पूरा का पूरा लॉस बाय फायर हो गया? नहीं सर, कुछ तो हमने बचा लिया। बट यूं समझिए ना, आपकी दुकान में 10 पानी की बोतल है, बराबर है, आग लग गई, आपने 3 बोतल निकाल दी, तो कितनी बच गई? 7, और वो जल गई। तो अब मैं पूछ रहा हूँ पहले आपकी दुकान में कितनी बोतल थी? आप क्या बोलोगे सर? 10। तो ये क्लोजिंग स्टॉक तो वही है ना कि 87,700 आपके पास गुड्स था। यस सर, बट रियल में कितना लॉस बाय फायर हुआ? तो आप क्या करोगे, जितनी आपने बचाई, जो आपने सैल्वेज किया है ना, वो आप माइनस कर लोगे। तो माइनस कीजिए, कितना हमने सैल्वेज किया है, कितना हमने सैल्वेज किया देखिए जरा। सर हमने किया है 11,200 का प्लस 10,500 का, बराबर है। यस सर, ऊपर मैंने बता दिया आपको इतना हमने बचाया था। तो टोटल आपने 21,700 का बचा लिया था। तो बताइए रियल में कितना आपका लॉस हो गया? 66,000 का। दैट इज कॉल्ड लॉस बाय फायर। इसे क्या बोलते हैं? लॉस बाय फायर। रियल में आपका इतना गुड्स लॉस बाय फायर हुआ है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्लेम कितना मिलेगा। चलिए अब देखो, क्लेम में ऐसा होता है कि या तो अपने जितना अपना गुड्स है सब चला गया, कुछ बचा लिया आपने, तो ये बचा हुआ जो आपके पास गुड्स लॉस हुआ वो आ गया। कभी क्या होता है, आप पॉलिसी जो ज्यादा लेते हो, कभी पॉलिसी कम लेते हो, तो इस तरह का माहौल होता है, ठीक है। अब नॉर्मल सेंस बताइए मुझे, आपकी दुकान में 1 लाख का गुड्स है, कितने का है? 1 लाख का, बराबर है। और आपने पॉलिसी की है 1 लाख की, और आपका सारा का सारा 1 लाख का गुड्स लॉस बाय फायर हो गया, तो सर पूरा पैसा मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, समझदार हो आप लोग। अब सेकंड चलते हैं कि सर आपका गुड्स था 1 लाख का, आपने पॉलिसी ली थी ज्यादा 1.5 लाख की, तो तो सर क्या है, तो 1 लाख ही देगा, पॉलिसी वाला ज्यादा थोड़ी देगा, जितना गुड्स गया है ना उतना ही देता है, ठीक है। तो चलो ये भी हो गया। थर्ड सुनिए, आपका पॉलिसी था 1 लाख का, ठीक है, पॉलिसी 1 लाख का था, और जो गुड्स लॉस बाय फायर हुआ है वो हुआ 50,000 का, ठीक है। तो तो भी सर जितना लॉस बाय फायर हुआ उतना ही देगा। अब लास्ट वन सुनिए कि आपका पॉलिसी था 1 लाख का, और गुड्स लॉस बाय फायर जो है ना वो कम हो गया, तो कम देता कि नहीं देता है? ये सर कम देता है। तो फिर अब क्या होगा, अब बताइए। अब देखते हैं इसमें क्लेम कैसे निकलेगा, वो जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखते हैं आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की ली, वो देखिए, और जो गुड्स हुआ है कितने पे कितना था, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बता रखा है वो देखिए जरा, कि सर हमने जो इंश्योरेंस कराया था वो कराया था 60,000 का। कितने का कराया था? 60,000 का। चलो तो ये देखिए, आपका इंश्योरेंस था 60,000 का, बराबर है। उस टाइम पे आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना था? सर ये नहीं, लॉस बाय फायर नहीं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक 87,700 का था। 87,700 गुड्स था। तो ये देख रहे हो, आपका गुड्स ज्यादा है 87,700 का, बट आपने पॉलिसी कम कराया 60,000 का, बराबर की नहीं? यस सर। तो अगर मेरा पूरा गुड्स भी 87,700 पूरा जल जाता ना, तो कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस हमें देती? 60,000, ये मैक्सिमम देती। पर मेरा गुड्स तो कम लॉस हुआ है ना, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी पूरा 60,000 दे देगी? बेवकूफ नहीं है वो क्या बोलेगी, देखिए आपने जो पॉलिसी लिया ना वो 87,700 पे लिया था, बराबर है। अब आपका गुड्स कम हुआ तो आपको क्लेम भी क्या मिलेगा? उतना कम मिलेगा। अब कितने पे कितना क्लेम मिलेगा वो अपने को निकालना है। बताइए अभी आपका लॉस कितना हुआ है? तो लॉस हुआ हमारा 66,000। तो आपका लॉस अगर 66,000 हुआ है तो बताओ इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा देगी? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो क्या किया मैंने, 66,000 इंटू 60,000 डिवाइड बाई 87,700 दैट इज 45,153। ओके, ये आपका
आपको क्या मिलेगा, क्लेम मिलेगा। इसे क्या बोलेंगे, क्लेम। इतना क्लेम आपको मिलेगा, और यही पूछा है क्लेम का अमाउंट निकालिए। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझे तो हम इसको दूसरे वे में भी समझ सकते हैं। अब सर वो दूसरा वे क्या है वो बताइए। तो देखो आपने ना 87,700 गुड्स पे 60,000 का पॉलिसी लिया था, तो बता सकते हो कितना परसेंट आपका पॉलिसी आपने लिया स्टॉक का। तो सर हमने 60,000 का पॉलिसी लिया है, डिवाइड बाय 87,700 पे, तो आपने ऑलमोस्ट 68.41% का पॉलिसी लिया है। तो अगर आपका जितना भी गुड्स जाएगा ना उसका उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गुड्स जो लॉस हुआ है वो हुआ 66,000 का, इंटू 68.41% निकालिए, उसका कितना होता है। तो 66 का गुड्स लॉस हुआ है इंटू 68.41% ही मिलेगा, तो ये आपको ऑलमोस्ट आ गया 45,151। ठीक है, और अपना आंसर भी यही आया था। ठीक है, सिर्फ एक दो रुपए का फर्क है बिकॉज ऑफ राउंडिंग अप। तो आप चाहो तो ऐसे निकालो, चाहो तो ऐसे निकालो, कोई भी चलेगा। आई थिंक ये वाला ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा फंडा देखना है यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, एक चीज याद रखना, कभी भी बंदे को पॉलिसी के अमाउंट से ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। तो अगर यहाँ पे पॉलिसी 1 लाख का होता, कितने का होता, सपोज करो 1 लाख का 87,700 पे, तो उसको मैक्सिमम कितना मिलता है, जितना उसका गुड्स का लॉस हुआ उतना। पूरा 1 लाख नहीं देती पॉलिसी वाली। ठीक है जी, जितना लॉस हुआ है उतना मैक्सिमम आपको मिलेगा, मैक्सिमम। ओके, चलिए फिर, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4। बोलिए समझ में आया इलस्ट्रेशन 4। चलिए फिर इलस्ट्रेशन 4 के बाद आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका आएगा एबनॉर्मल आइटम। क्या आएगा, एबनॉर्मल आइटम। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब नॉर्मल आइटम थी, अब हम पढ़ते हैं एबनॉर्मल आइटम। ठीक है, अभी देखो आपने कॉस्टिंग में क्या पढ़ा या पढ़ोगे, या और अकाउंट्स में भी दूसरे चैप्टर में कुछ पढ़ा होगा, उससे मुझे मतलब नहीं है। इस चैप्टर के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एबनॉर्मल का मतलब क्या है। इस चैप्टर में एबनॉर्मल का मतलब है कि जो आप नॉर्मल, आपका जो सेलिंग प्राइस का रेट है ना, जीपी का जो रेट है, जो आप प्रॉफिट नॉर्मल कमाते हो, उसको छोड़कर अगर आपने किसी आइटम को ऊपर या ज्यादा रेट पे बेचा ना, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल आइटम। ठीक है, मतलब एक बंदा जो नॉर्मल 25% अर्न करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, और उसने क्या किया, उसको 50% प्रॉफिट अर्न कर लिया या 10% अर्न किया किसी आइटम पे, तो वो अभी क्या होगी, एबनॉर्मल आइटम। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल से समझते हैं कि एक हमारा इधर का बच्चा है। ठीक है, तो हमारे क्लासेस का एक लड़का है, बड़ा प्यारा सा, नाम है उसका अनुज। क्या नाम है, अनुज। अब क्या है, इसकी एक शॉप है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मोबाइल फोन की इसकी शॉप है, और ये फोन जो है ना वो 10,000 में लेता है। कितने में लेता है, 10,000 में। ठीक है, और ये क्या करता है, उसमें प्रॉफिट ऐड करता है नॉर्मली 50%, और इसको फोन को सेल करता है फिर 15,000 में सेल करता है। ठीक है, ये फोन सेल कितने में होगा, 15,000 में। तो कोई भी कस्टमर आता है तो कितने में लेता है, 15,000 में लेकर चला जाता है, बराबर है। तो नॉर्मली क्या हुआ, इसने 50% ऑन कॉस्ट का अर्न किया प्रॉफिट। यस सर, ये नॉर्मली हर जगह ऐसे नॉर्मल से चलता है। अब क्या हुआ, इसी शॉप पे एक बार एक बड़ी प्यारी सी सुंदर सी लड़की आ गई। ठीक है जी, तो अब भाई का दिल मचल गया। तब बोलता है इसको तो मैं थोड़ा सस्ते में बेचना पड़ेगा। उसने थोड़ा प्यार से बोल दिया ऐसा ऐसा, तो पहले तो माना नहीं, फिर भी बोला चलो अब ठीक है, इसके प्रॉफिट क्या करेंगे, कम अर्न करेंगे ताकि अपनी फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो भाई ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सस्ते में कर लिया। मान लो इसने क्या किया, 25% प्रॉफिट ऐड किया। इसका मतलब 10,000 जो था उस पर कितना प्रॉफिट ऐड किया, 25%। देखो प्रॉफिट तो कमाएगा ही, बट थोड़ा कम किया। अब इसका फोन का वैल्यू कितना हो गया, 12,500। अब जो इसने फोन सेल किया वो कितने में किया, इसको 12,500 में। बोली समझ में आया ये वाला। तो यहाँ पे देखिए बाकी सब लोगों को कितने में होता है सेल, सर 15,000 में। बाकी सबको कितने में होता है, 15,000 में। बट यहाँ पे इसको कितना हुआ, सर इसको तो हुआ 25% में। तो ये आइटम जो है ना, इसको जो सेल किया उसे क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल आइटम। नालायक को, लड़की की वजह से नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, आपका रेट क्या हो गया है, चेंज हो गया उसकी वजह से। समझ में आया। तो अब चाहे 25%, या फिर मान लो ये चाहता कि भाई इसको तो मैं बड़ा, मुझे बहुत तड़पाया था ना, तो इसको तो मैं ज्यादा कमाऊंगा, तो इसने इससे क्या किया, यहाँ पे 60% प्रॉफिट अर्न कर लिया और इसको 16,000 में सेल कर लिया, तो भी दैट्स कॉल्ड एबनॉर्मल आइटम। तो भी इसे क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल आइटम बोलेंगे। समझ में आया ये वाला जी। तो नॉर्मल रेट से क्या होता है, अगर अबो या लो में आपने, हाई या लो में आपने क्या किया है, सेल कर दिया किसी भी आइटम को, तो उसे क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल आइटम। अब आप सोचिए, बोलिए आप तो हर बार क्या करते हो,
क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए जीपी निकालते हो, और जीपी कैसे निकलता है, सेल्स पे रेट निकलता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये रेट तो इस आइटम पे तो एप्लीकेबल हुई नहीं है, बराबर है, तो फिर तो गड़बड़ हो गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक जो भी आइटम है आपके पास से, उसमें से वो पर्टिकुलर आइटम को हटाना पड़ेगा, और उसके बाद अपन कंसीडर करेंगे। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, वो एबनॉर्मल आइटम को साइड में कर लेना है, ताकि आपकी जीपी की रेट ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, तो देखिए जैसे अभी इसने 10 आदमी को सेल किया, नॉर्मल बंदों को सेल किया, ठीक है, और इसका प्रॉफिट कितना है 50%। ठीक है, 10 आदमी को सेल किया बेटा, 10 आइटम को सेल किया, 10 लोगों किया, तो भी इसका रेट कितना रहेगा, 50% ही रहेगा। बोलो समझ में आया? एक बंदे को सेल किया 15,000 में, तो भी कितना कमाया, 5,000। दो बंदे को सेल किया अलग अलग फोन, तो भी कितना कमाया, 50%। तीन को सेल किया तो भी 50, चार को सेल किया तो भी 50, 5 को किया तो भी 50, मतलब 50% कमा रहा है। बट जैसे एक दूसरी बंदी आ गई और उसने ऊपर नीचे कर दिया, इसका रेट क्या हो गया, अब चेंज हो गया। अब क्या हो गया, एवरेज क्या हो गया, चेंज हो गया। बराबर, क्रिकेट मैच खेला है जी सर, हर बॉल पे 6 मारो तो क्या फिर वो रेट तो सेम रहेगा ना, और एक बॉल पे 1 रन मार लिया तो एवरेज क्या होता है, चेंज होता है कि नहीं होता है, बस वैसा ही है। तो अगर आपको वो एक्यूरेट चाहिए कि भाई कितना कमाया, तो एबनॉर्मल आइटम को क्या कर लो, सेपरेट कर लो, फिर नॉर्मल आइटम का आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, मिल जाएगा। बस तो यही सीन यहाँ पे हुआ है, जिसे हम बोलेंगे इलस्ट्रेशन आपका 1 में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, कुछ एबनॉर्मल हुआ है, तो वो एबनॉर्मल को साइड में करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट हटाना पड़ेगा। अब सर वो इफेक्ट कहाँ से हटाओगे बेटा, एबनॉर्मल आइटम कहीं ना कहीं पे तो होगा तेरे पास। यस सर, ओपनिंग में होगा या परचेज में होगा, तो उसमें से हटा दो, और सेल्स में से हटा दो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अभी इलस्ट्रेशन 1। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। बेटा यहाँ पे क्लेम नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ अपने को वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्या निकालना है अपने को, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 28,500, परचेज दे रखा है, यस सर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे रखा है। ये बताओ, अपन तो ट्रेडिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के लिए ट्रेडिंग फॉर्म आते हैं, वो भी मेमोरेंडम, तो क्या मुझे ये सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस से मतलब है, नहीं सर। क्यों, दैट आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्या है तेरे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। सेल्स से मतलब है, ठीक है सर, सेल्स तो काम का ही है, ये सेल्स भी आ गया। आगे देखिए, एट द टाइम ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2011, लास्ट ईयर का जो आपने क्या किया था, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या था, उसमें अ सम ऑफ 33,500 वाज रिटन ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम व्हिच वाज ओरिजिनली परचेज फॉर 10,000। उसमें क्या किया था आपने, एक आइटम का राइट ऑफ किया था, कितना किया था, 3,500, और ये क्या बोल रहा है कि उसको ओरिजिनली कितने में परचेज किया था, 10,000 में, एंड वो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 9,000। आपने उसको करंट ईयर में कितने में सेल किया है, 9,000 में। Bearing this transaction related to this item, the GP rate earning during the year was 20% on sales। इसको छोड़कर बाकी सब पे आपने कितना कमाया है, 20%। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सुनना, जैसे मैं यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग को आता हूँ, March 31 लास्ट 11 था, तो ये आपका पूरा आ गया 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2012 तक का। ठीक है, चलिए सर, अब ये इसका आ गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखिए सबसे पहले क्या चीज आएगी, टू ओपनिंग स्टॉक, बराबर है, कितना ओपनिंग स्टॉक आपके पास, 28,500 का। उसके बाद टू परचेजेस, तो टू परचेजेस में आपके पास है 1,52,500। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे 30,000 का। फिर यहाँ पे सेल्स भी आ गया आपके पास 2,49,000 का, और यहाँ पे आपका जाएगा बाय लूजिंग स्टॉक। ठीक है, जो हमको पता नहीं है। अब आप यहाँ पे आएगा जीपी आएगा, ये भी अपने को मालूम नहीं है। ठीक है, चलो बाकी सब पे 20% का रेट है। तो ये बताओ, अगर मैंने डायरेक्ट 2,49,000 पे 20% कर लिया, ठीक है, डायरेक्ट क्या कर लिया, 2,49,000 पे 20% कर लिया, तो ये बताओ, ये जो एबनॉर्मल आइटम है,
उस पर भी कितना प्रॉफिट अर्न हुआ, 20% हुआ। अब ये एबनॉर्मल आइटम क्या इस सेल्स में इंक्लूड है, ये बताइए, क्या इस सेल्स में एबनॉर्मल आइटम इंक्लूड है? यस सर। कैसे पता चला? क्वेश्चन में खुद ही तो बोला है कि भाई ये जो सेल्स हुआ 10,000 जो आपने सेल किया ड्यूरिंग द ईयर की है, और ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल में, बीच में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, और 9,000 में, तो बताओ क्या इस सेल्स में वो एबनॉर्मल आइटम इंक्लूड है कि नहीं है सर। और क्या उस पर हमने प्रॉफिट 20% अर्न किया है? नहीं किया है, मैं प्रूव भी करूंगा, ठीक है, नहीं किया है। तो अब मैं क्या इस पे डायरेक्ट 20% निकाल सकता हूँ? 2,49,000 नहीं निकाल सकते हो। पर ये बताओ उसमें सिर्फ एक आइटम ही इंक्लूड है ना? यस सर। अगर उसको छोड़ दो तो सर बराबर है, तो बाकी पे पूरा 20% निकलेगा। मैंने बोला ठीक है चलो फिर। तो अब क्या करेंगे पता है, यहाँ पे इस सेल्स में से अपन माइनस कर लेंगे एबनॉर्मल आइटम। कितने में सेल किया था वो वैल्यू, सेल्स में से सेल्स का वैल्यू, तो सर 9,000 में सेल किया था। तो बेटा यहाँ पे तेरा जो वैल्यू आया सेल्स का वो एक्चुअली कितना आया? 2,40,000। कितना वैल्यू आया? 2,40,000। ठीक है, चलो सर ये तो हमको समझ में आ गया कि आपने एबनॉर्मल आइटम यहाँ से क्या कर लिया, लेस कर लिया। अब ध्यान से सुनना, एबनॉर्मल आइटम आपने लेस किया है सेल्स में से बेटा, तो आपको डेबिट साइड में से भी उसका वैल्यू नील करना पड़ेगा। मतलब आपने सेल्स में से तो हटा दिया, तो कहीं से परचेज में या ओपनिंग स्टॉक में भी तो होगा वो, तो पूरा हटाओ ना, एक तरफ थोड़ी हटा सकते हो। वो कहीं से आया तो कहीं पे गया है ना, तो आपने गया वो तो हटा दिया, बट आया कहाँ से, तो वो भी तो हटाओ। तो अपने सेल्स में से हटाया है, तो या तो वो ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड होगा, या कहाँ पे इंक्लूड होगा, परचेज में होगा, दोनों में से कहीं ना कहीं पे तो होगा। उसमें से भी उसका इफेक्ट करना पड़ेगा आपको, हटाना पड़ेगा, वो पूरा आइटम ही हटा दो। ठीक है, ये कैसा है पता है? देखो मैंने बोला ना ये फोन था, अब ये अपना अनुज की सब फोन है, बराबर है, ये सब फोन है, और ये फोन इधर सेल हुआ है। अब बता इसके अनुज के पास जो फोन हुए ना ये सब सेल वाले, बराबर है, ये सोल्ड वाले। अब ये बता अनुज के पास जो फोन है वो कहाँ से होंगे? या तो उसके पास पहले से पड़े होंगे, या फिर उसने परचेज किए होंगे। तीसरा वे तो कोई है ही नहीं ना, बस दो ही वे उसके पास आने के। ठीक है जी सर। अब मैंने बोला इसमें एक पर्टिकुलर फोन, ये वाला फोन, बाकी सब पे 50% था, इसी पे 10% इसने अर्न किया मान लो, और ये इसको यहाँ पे सेल किया बेटा। तो आपने सेल्स में से तो माइनस कर लिया, इसको यहाँ से हटा दिया, पर यहाँ से भी तो हटाना पड़ेगा, तो ही तो इफेक्ट जाएगा, वरना यहाँ पे देखो 5 का आ रहा है, उधर 6 का आ रहा है, कैसे कंपैरिजन हो पाएगा? बराबर कि नहीं बराबर? तो अब देखो आपको इधर से भी हटाना पड़ेगा। अब या तो ये आइटम ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड होगा, या कहाँ पे होगा, परचेज में होगा। तीसरा तो कोई वे है ही नहीं, नहीं सर। तो इधर से भी इसका वैल्यू हटाओ। ठीक है, चलो तो बस वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं पे जो आपका एबनॉर्मल आइटम था वो ओपनिंग स्टॉक में होगा या परचेज में होगा। अब देखते हैं वो कहाँ पे था। तो इसने क्या बोला है कि वो जो आइटम था ना वो ओपनिंग स्टॉक में था एट द टाइम ऑफ वैल्यू ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2011, मतलब ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, मतलब किसकी बात कर रहा है ये? ओपनिंग स्टॉक जो आपने ये दिख रहा है उसमें अ सम ऑफ 3,500 was written ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। आपने उस आइटम में से कितना माइनस कर लिया था? 3,500 लास्ट ईयर के क्लोजिंग में। तो देखो अगर आपने कोई आइटम 10,000 में परचेज की थी, ठीक है, चलो देखो ये लास्ट की बात कर रहा है, ये बात कब की कर रहा है पता है? 31 मार्च 2000 कौन सा साल था देख लेते हैं एक बार। 11 की बात कर रहा है, ये 11 की बात कर रहा है। ठीक है बेटा, हम यहाँ पे खड़े 31 मार्च 2012 को। ये बोल रहा है ये जो आइटम थी इसका ओरिजिनली वैल्यू था 10,000। कितना वैल्यू था? 10,000। और आपने उस साल के क्लोजिंग में इसमें से 3,500 राइट ऑफ कर लिया, मतलब माइनस कर लिया था। तो बेटा बेटा बता कितना वैल्यू दिख रहा होगा उसका? 6,500। तो क्या मैं इसका वैल्यू दिख रहा हूँ 31 मार्च 2011 को पर्टिकुलर आइटम का 6,500 का था? इस साल में क्या यही आइटम तेरे ओपनिंग स्टॉक में आई कि नहीं आई? यस सर, ओपनिंग स्टॉक में भी आ गई। अब बता ये तेरे ओपनिंग स्टॉक में 10,000 से आई होगी या 6,500 से? ऑब्वियसली किससे आई होगी? 6,500 से आई होगी। तो यहाँ पे करेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक में कितना वैल्यू उसका इंक्लूड होगा? तो आपने बोला 6,500, तो माइनस कीजिए एबनॉर्मल आइटम 6,500। ठीक है, तो पूरा 10,000 नहीं होगा क्योंकि 3,500 ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो इंक्लूड होगा दैट इज ओनली 6,500। तो बेटा बच गया 22,000। कितना बच गया? 22,000। ठीक है, अब आपको बता दो, अब जो आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है ना ये विदाउट एबनॉर्मल आइटम है। क्या है ये? विदाउट एबनॉर्मल आइटम है। ठीक है, तो अब मैं सेल्स पे सीधा निकाल सकता हूँ। कितना रेट था आपका? 20% ऑन सेल्स। तो बेटा ये देख 20% ऑन सेल्स निकाला 2,40,000
पे 20% निकालो तो 2,40,000 इंटू 20% दैट इज 48,000। क्या है आपका 48,000। अब बताओ जब आपको पता चला 48,000 इसका है तो यहाँ पे कितना आपका बैलेंसिंग फिगर आया 1,52,500। $12,500 कितना आया आपका 12,500। अब यहाँ पे क्लेम तो पूछा नहीं है, आपको सिर्फ यही पूछा था कि बताइए यहाँ पे कितना तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक आया, तो मैंने बता दिया मेरा क्लोजिंग स्टॉक इज 12,500। बोलिए समझ में आया ये वाला। देख लेते हैं यहाँ पे क्या अपना आंसर मैच होता है। यस सर ये मैच हो गया 12,500। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं एबनॉर्मल आइटम में करना क्या आपको। देखो एबनॉर्मल आइटम में बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले तो वो सेल्स में से माइनस कीजिए बिकॉज अपने को नॉर्मल जीपी पे रेट पे चाहिए बराबर। तो सेल्स में से वो एबनॉर्मल आइटम जितने में सेल किया वो माइनस किया, सेल्स वैल्यू माइनस किया उसका। यहाँ पे था 9,000 सेल्स वैल्यू। अब वो आइटम कहीं ना कहीं पे होगा, या तो ओपनिंग स्टॉक में होगा या परचेज में होगा, तो उसमें जितना उसका वैल्यू था ना वो माइनस कीजिए। तो आपने बोला सर उसका वैल्यू लास्ट टाइम 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट था, 3,500 आप ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हो, तो बच्चा वो 6,500 होगा और वो या तो ओपनिंग स्टॉक में होगा या परचेज में होगा। क्वेश्चन में बोला कि वो ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड था, तो ओपनिंग स्टॉक में से 6,500 मैंने क्या कर लिया माइनस कर लिया, तो बच गया मेरे पास 22,000 और बाद में मैंने निकाल दिया जीपी। अब तो आराम से निकल सकता है और क्या निकाल दिया क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया। ठीक है, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन 1 आपका हो चुका है। अब चलते हैं हम आगे इलस्ट्रेशन 2 की तरफ। ठीक है, देखिए इलस्ट्रेशन 2 क्या बोलता है। मिस्टर ए प्रिपेयर्स अकाउंट्स ऑन 30 सितंबर ईच ईयर। कब बनता है इनका अकाउंट, क्लोज कब होता है 30 सितंबर को। बट ऑन 31 दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बाद क्या हुआ, फायर destroyed the greater part of his stock. Following information was collected from his books. First, stock on 1st October 2011 26,500। इसका मतलब क्या, ये ओपनिंग स्टॉक हुआ कि नहीं हुआ। यस सर, क्या हो गया उसका क्लोजिंग अपना ओपनिंग हो गया, तो ये क्या हो गया ओपनिंग स्टॉक। इन 3 महीने का परचेज आपको दे रखा है, वेजेस दे रखा है, सेल्स दे रखा है। द रेट ऑफ जीपी इज 33.33% ऑन कॉस्ट। देखिए अब एक चीज आपको बता दूं, 33.33% ऑफ कॉस्ट सेल्स का कितना होता है। ठीक है, तो 25% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो अगर आपको ये कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आज हम सीख भी लेते हैं। फाउंडेशन वालों को तो पता ही होगा और बाकी को मैं बता दूं कि अगर आपको कॉस्ट का रेट दे रखा है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो सेल्स के परसेंट में। ठीक है, देखिए कॉस्ट का 33.33% सेल्स का 25% होता है और कॉस्ट का 25% इस सोर्स सेल्स का 20%। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं। तो अभी ज़्यादा तो आपको इसमें है नहीं, तो आप सिर्फ इतनी रेट याद कर लीजिए। कॉस्ट का 33%, सेल्स का 25%, कॉस्ट का 20%, 25%, सेल्स का 20%। ठीक है, और अगर फिर भी किसी को समझना तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अगर मैं बोलूँ 1/3 ऑफ कॉस्ट इज 1/4 ऑफ सेल्स। ठीक है, 1/4 ऑफ कॉस्ट इज 1/5 ऑफ सेल्स। ठीक है, करना क्या आपको 1/3 है ना बेटा, तो ऊपर का तो सेम रखने का 1 का 1, 3 की जगह ऊपर वाला ऐड कर लो तो 3 + 1 = 4। इसी तरह 1/4 है, 1/4 है तो इसका क्या होगा 1/5 होगा। अगर मान लो यहाँ पे 2/7 होता कॉस्ट का तो ये सेल्स का 2/9 होता। इसी तरह 2/10 होता तो ये 2/12 होता। ओके, ये अगर 4/8 होता तो ये 4/12 होता। ठीक है, इस तरह से आप अपने रेट निकाल सकते हो। और अगर इसी को आप कन्वर्ट करोगे तो बेटा तो आपको सीधा परसेंटेज में भी मिल जाएगा। चलिए फिर, जैसे यहाँ पे देखिए आपने बोला 1/3 ना, तो 1/3 कीजिए कितना होता परसेंट में 33.33%। 1/4, 1/4 कीजिए परसेंट में कितना आएगा 25%। तो क्या ये सेम है कि नहीं है। यस सर ये सेम है। ठीक है, तो इस तरह से आप रेट को कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि हमको चाहिए सेल्स पे रेट, हमेशा हमको किस पे चाहिए सेल्स पे रेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 33.33% ऑफ कॉस्ट
इस कितना होता है 25% ऑन सेल्स। अब मुझे ऐसे ही पढ़ना है कि ये कितना है 25% ऑन सेल्स है, जैसे हर बार आप ऊपर वाले सब में हमने सब जगह देखा है वैसा ही है। स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 3000 वॉज सैलवेज, 3000 का अपना गुड्स बचा लिया है। इंश्योरेंस आपने लिया है 25,000 का, कितने का इंश्योरेंस लिया है 25,000 का। द क्लेम वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्रॉस, जो हम निकालते हैं वही कि भाई कितना क्लेम बनेगा उसका। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, स्टॉक एट द बिगिनिंग वॉज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन कॉस्ट। आपने स्टार्टिंग का जो ओपनिंग स्टॉक है 29,700 बेटा, ये 10% लेस वैल्यू किया गया है। बट जब हम बनाएंगे तो हम लेस वैल्यू नहीं करेंगे, हम इसको जो इसका रियल वैल्यू है वो वैल्यू करेंगे। अ प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड बाय द फर्म ओन वर्कर, ही वॉज पेड 500 विच वॉज इंक्लूडेड इन द वेजेस। तो बेटा ये वेजेस में इंक्लूड कर दिया। आपको पता होगा कोई भी असेट परचेज करते हैं और उसमें कोई भी एक्सपेंस होता है तो कैपिटलाइज होता है, तो यहाँ पे ये भी कैपिटलाइज होना चाहिए था, मतलब वेजेस में नहीं आना था बट आ गया है तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। अ परचेज इंक्लूडेड द परचेज ऑफ प्लांट 5,000, आपने परचेज में क्या इंक्लूड कर दिया है, ये प्लांट इंक्लूड कर दिया है, तो वो भी गलत किया है क्योंकि दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने उसको रेवेन्यू ट्रीट किया तो रेवेन्यू में से वो हटा दो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक, आपको क्या निकालना है, क्लेम निकालना है। चलिए फिर, तो फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। चलो आपको ये रेट कन्वर्ट करना तो आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको मैंने शॉर्टकट बता दिया है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। चलिए फिर अपन करते हैं इलस्ट्रेशन 2। सबसे पहले अपने को मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या मानना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सी डेट से कहां तक बनेगा, 1 अक्टूबर से बनेगा, बिकॉज 30 सितंबर तो आपका बन चुका था, तो 1 अक्टूबर 2011 टू आपका डेट आज जो लगा है 31 दिसंबर को लगा है, तो 31 दिसंबर 2011 तक का, ठीक है। चलिए जी, टू ओपनिंग स्टॉक, बट एक प्रॉब्लम है, ओपनिंग स्टॉक जो आपका था वो था 29,700, ये बेटा 10% कम वैल्यू किया है। 10% कम किया है मतलब क्या, जो दे रखा है वो 90% के बराबर है कि नहीं ये बताइए। अगर टोटल अपना वैल्यू 100% होता है और 10% कम किया है, इसका मतलब ये कितना वैल्यू के बराबर होगा, 90% के बराबर, और अपने को चाहिए 100% के बराबर, तो कितना होगा, तो 29,700 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, 33,000। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई भी कीजिए, अगर 33,000 मेरा ओरिजिनल वैल्यू था और मैं उसमें से 10% लेस कर देता हूँ तो क्या मेरा 29,700 आता है, यस सर आता है, तो क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया, आपने बराबर किया है। तो ये तो मेरा ओपनिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद आपने किया सर परचेज, तो 2 क्या आएगा, परचेजेस आएगा। परचेज है आपका 75,000 यहाँ तक का, तो यहाँ पे देखिए 75,000 का आपका परचेज आ गया। लेकिन किंतु परंतु उसमें कुछ क्या है, इंक्लूड है, आपने क्या परचेज किया, प्लांट परचेज किया, वो उसमें इंक्लूड किया है, तो वो माइनस कीजिए, प्लांट परचेज 5,000 का, तो बेटा ये तेरा आ गया 70,000, कितना आ गया अपना 70,000 का। ये 70,000 आ गया, ठीक है। चलो तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया। फिर आपने वेजेस पेड किया तो वेजेस भी आएगा, टू वेजेस, कितना वेजेस आपने पे किया है 33,000 का, पर उसके अंदर भी तो कुछ गड़बड़ किया है, क्या किया आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लिया आपने, प्लांट वेजेस में इंक्लूड किया है, तो प्लांट वेजेस पेड भी आपने 500 का इंक्लूड कर लिया है, तो ये आपका आ गया 32,500 का, ठीक है। चलिए, तो ये आपका वेजेस भी आ गया, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, वेजेस हो गया। अब बात करते हैं सेल्स की।
सेल्स, सेल्स में कुछ था नहीं, सीधा का सेल्स दे रखा है 1,40,000, तो सीधा लिख दीजिए 1,40,000। और क्लोजिंग स्टॉक वो तो निकालना है, पता नहीं अपने को। और क्या चाहिए अपने को? जीपी चाहिए सर, ग्रॉस प्रॉफिट। दो चीज पता नहीं है, एक निकाल सकते हैं, यस सर, अभी तक हमने वही सीखा है। रेट दे रखा है, यस सर, बट कॉस्ट पे था, हमने सेल्स पे कन्वर्ट किया, यस सर, तो 25% लेंगे, याद रखना 33.33% नहीं, कितना लेंगे? 25%। तो ये देखिए 1,40,000 का 25%, तो 1,40,000 इंटू 25%, 35,000। तो ये आपका आ गया 35,000। अब बताइए क्या आप निकाल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक? यस सर। तो देखिए 33,000 का आपका क्या है ओपनिंग स्टॉक, 70,000 का परचेज, 32,500 का वेजेस, 35 का जीपी, तो टोटल इज 1,70,500। उसमें से सर मैंने माइनस किया 1,40,000, तो मेरा आंसर आ गया 30,500। कितना आंसर आ गया? क्लोजिंग स्टॉक आ गया मेरा सर 30,500। दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। इस तरह से आपको मिल गया अपना, क्या मिल गया आपको? क्लोजिंग स्टॉक 30,500, बराबर है। चलिए, तो ये तो आपका आया क्लोजिंग स्टॉक, बट ये लॉस नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो आपने निकाला है 30,500, उसमें से माइनस कीजिए सैल्वेज वैल्यू, जितना हमने बचा लिया था। कितना बचाया था गुड्स आपने? तो सर हमने 3,000 का गुड्स बचा लिया था, तो वेरी गुड, 3,000 का बचा लिया था। तो कितना आ गया आपका? 27,500। तो ये आपका लॉस बाय फायर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? लॉस बाय फायर हो गया। अब क्लेम की बात करें तो क्लेम कितना मिलेगा? तो क्लेम के लिए मैंने आपको बताया था करना क्या आपको, कितना आपका पॉलिसी का अमाउंट है और कितना स्टॉक होगा, ठीक है। तो पॉलिसी देखो, आपका अगर पॉलिसी का अमाउंट आपने कितना लिया था? सर हमने जो पॉलिसी लिया था ना इस समय, वो था 25,000। कितना था? 25,000 का। तो आपका पॉलिसी था 25,000 का, जब आपका क्लोजिंग स्टॉक था 30,500 का, बराबर है। पर ऑब्वियसली आपने पॉलिसी कम लिया था स्टॉक से, तो आपको क्लेम भी कम ही मिलने वाला है। तो अब देखिए आपका जो लॉस हुआ है वो हुआ है 27,500 का। तो ये लॉस हुआ आपका, तो बेटा क्लेम जो है वो कितना मिलेगा ये पता नहीं हमको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लेम जो है वो मिलेगा 27,500 इंटू 25,000 डिवाइड बाई 30,500, 22541। कितना मिलेगा? 22541 का क्या मिलेगा? क्लेम मिलेगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैंने बताया था आपको, दूसरा वे भी था कि आपने क्या किया था, 30,500 पे जो पॉलिसी लिया था वो लिया था 25,000 का, यानी आपने 100% से कम पॉलिसी लिया, तो आपको क्लेम भी कम ही मिलेगा। 25,000 डिवाइड बाय 30,500 परसेंटेज, तो 81.97% का पॉलिसी लिया था। तो आपका जो लॉस हुआ 27,500 का, कैसे कंपनी आपको पूरा अमाउंट दे देगी? वो भी उतना ही अमाउंट देगी। तो देखिए 27,500 इंटू 81.97%, 22,541। कितना आया? 22,541, ठीक है। क्या मैच होता है अपना? देख लेते एक बार। तो जो अपना आंसर आईसीआई का दे रखा है 22,541, तो आप दे सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गया अपना, मैच हो गया है, ठीक है। 22,541 दैट इज द अमाउंट ऑफ क्लेम, और हमने भी ऐसे ही निकाला है अमाउंट ऑफ क्लेम जो अपना आया है दैट इज 22,541, ठीक है। तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हो कि क्लेम इक्वल टू 55, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्या था ये आपका? इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। इलस्ट्रेशन 2 के बाद हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन 3 की। अब देखिए, ट्राई कीजिए कि जैसे आपका इलस्ट्रेशन 2 हो गया, अब अपनी नोटबुक में फिर से वापस इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, और फिर ये वीडियो आगे देखिए। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन 3 की। देखिए इसमें है क्या,
On 20th October 2011, the godown and the business premises of Aman Limited were affected by the fire. From the salvaged accounting records, the following information is available. Stock of goods at 10% lower than the cost as on 31st March 2011. तो देखो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का क्लोज हुई थी 31st मार्च 2011 को हुई थी। आग जो लगी है वो कब लगी है? 20 अक्टूबर 2011 को लगी है। तो मतलब अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का डिटेल अपने को चाहिए होगा, बट अपने को ओपनिंग स्टॉक भी चाहिए। तो जो 31st मार्च का क्लोजिंग होगा वो क्या होगा? ये टाइम का ओपनिंग स्टॉक। तो ये आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, बट ये क्या बोलता है कि इसको 10% लेस पे वैल्यू किया है। तो जैसे इससे पहले इलस्ट्रेशन किया था वैसे ही आपको करने का है। 2,16,000 डिवाइड बाय 90% इंटू 100। परचेज लेस रिटर्न इतना दे रखा है, बढ़िया। सेल्स लेस रिटर्न इतना दे रखा है, बहुत बढ़िया। ये आपको नेट पे दे रखा है इस टाइम पीरियड का। सेल्स up to 20th October 2011 includes 80,000 for which goods had not been dispatched। तो यहाँ पे देखिए इस सेल्स में क्या है आपका 80,000 का गुड्स जो है ना वो क्या है? इंक्लूड है, जिसको अभी तक डिस्पैच नहीं किया था। तो एक बात बताइए, ठीक है बेटा, ये मेरा मोबाइल का स्टोर है, ठीक है, ठीक है। इसमें कितने फोन दिख रहे हैं आपको? 2 4 6 8 और 10 फोन है। कितने फोन है? 10 फोन है। अब हुआ क्या, एक बंदा आया मेरे पास, इसने 10 के 10 फोन ले लिए, ठीक है। मैंने बिल बना के दे दिया, बट बोला कि भाई साहब इसको डिलीवरी आप है ना कल करना। मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेटा आज रात को मेरे इधर आग लग गई और सब जल के खत्म हो गए। हालांकि मेरा सेल्स तो हो चुका है, बट ये बताओ कि नुकसान नहीं हुआ क्या? हो गया ना। क्यों? क्योंकि मेरे क्लोजिंग स्टॉक में कितने गुड्स थे? 10। कितने गुड्स थे? 10। मैंने डिलीवरी दी नहीं है तो नुकसान तो मेरा ही हुआ ना, समझे आप। सेल्स तो हुआ बट डिलीवरी नहीं, तो नुकसान किसका? मेरा, क्योंकि मुझे तो लाके देना पड़ेगा। तो अब ये 10 का नुकसान किसका है? मेरा ही है, ओनर का ही है। तो बेटा क्या ये सेल्स है? नहीं सर, सेल्स तो है ही नहीं। आप तो सेल्स दिखा रहे हो 10 फोन, जबकि हुआ तो रियल में एक भी नहीं है, क्योंकि सारे आपके जल के खत्म हो गए। तो आपको क्या करना है, उस सेल्स में से वो 10 माइनस कर लेने का है। ऑटोमेटिक रियल सेल्स आपको क्या होगा? पता चल जाएगा। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको सेल्स दिख रहा है सेल्स 20, उसमें से 80,000 का सेल्स का गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ है, तो उतना कर लेंगे माइनस। चलो बढ़िया। आगे दिखा है सेकंड में, परचेज अप टू 20 अक्टूबर 2011 डिड नॉट इंक्लूड, ठीक है, 40,000 फॉर विच परचेज इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर, दो गुड्स हैव बीन रिसीव्ड इन गोडाउन। बोलता है बेटा तुझे परचेज में तो तूने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि तुझे पास बिल नहीं आया, सप्लायर से बिल नहीं आया, बट रियल में तो तेरे पास वो आ गया था। अब वापस दूसरे एग्जाम्पल को समझिए। मेरी दुकान में एक भी गुड्स नहीं था, एक भी फोन नहीं था। तो मैंने एक बंदे को फोन किया कि भैया इतना फोन चाहिए, तू भेज दे। उसने बोला ठीक है, उसने डिलीवरी किया, फोन तो भेज दिया इधर मेरे पास, ठीक है। मान लो ये मेरे पास 5 फोन आ गए, बट भाई ने इनवॉइस नहीं दिया। क्या नहीं दिया? इनवॉइस नहीं दिया। अब जब भाई ने इनवॉइस दिया नहीं अपने को, तो मैंने तो परचेज में लिखा नहीं, ठीक है। अब बताओ आग लग गई इधर, तो क्या मेरी ये फोन का नुकसान नहीं हुआ? क्या हो गया ना। क्यों? क्योंकि भैया अब फोन तो मेरे पास आ गए, तो सामने वाला तो अभी क्या बोलेगा, उसका सेल्स तो हो चुका है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। समझ में आया? आप कोई दुकान से लेके आ गए गुड्स, आपने तोड़ के फेंक दिया, बिल नहीं बना, तो क्या सामने वाला पैसा नहीं लेगा? क्या लेगा ना। सिंपल सा लॉजिक है, बस वही यहाँ पे भी लगेगा। तो ये नुकसान अपना हुआ है। तो ये बताओ क्या मुझे ये अपने परचेज में इंक्लूड करना था? यस सर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक निकालना तो परचेज में तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको परचेज में क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, तो ये करना पड़ेगा परचेज के अंदर इंक्लूड, प्लस करना पड़ेगा और ऊपर वाले को माइनस करना पड़ेगा। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट है, पास्ट रिकॉर्ड शोज द ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ 25%। बता रहा है लास्ट आपका इतने साल का एवरेज आपका निकला 25%। अब सेल्स पे है या कॉस्ट पे ये नहीं दे रखा है, तो बेटा आपके ऊपर आप अज्यूम कर लो। तो मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ ऑन सेल्स, क्या मान लेता हूँ ये 25% किस पे है? सेल्स पे। द वैल्यू ऑफ गुड्स सल्वेज फ्रॉम द फायर 31,000 का, बढ़िया। और इंश्योरेंस कंपनी से कितना इंश्योरेंस लिया था? 1 लाख का, बहुत बढ़िया। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी, आपको क्लेम का अमाउंट बताने का है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। तो सबसे पहले बताइए क्या बनेगा यहाँ पे? हाँ, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट सर, वही तो कब से बना रहे। बनाओ फिर, वही तो बनाना है आपने को। चलिए हम बात करते हैं मेमोरेंडम
कब से कब तक का बनेगा? जिस दिन तेरा साल खत्म हुआ है 1 अप्रैल से लेकर, आग कब लगी है? 20 अक्टूबर तक। ठीक है, चलिए सर ये तो हो गया। अब क्या करें? अब बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग, अब सब लिखेंगे अपन। चलो जी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली चीज क्या आएगी बताइए सर? सबसे पहले क्या आएगा आपको भी पता है, टू ओपनिंग स्टॉक। मैंने बोला ठीक है, चलो लिख दिया ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक सर? 2,16,000। बट हमको तो पता है वो तो लेस था। यस सर, तो 2,16,000 जो हमको पता है लेस था 10%, इसका मतलब ये 90% के बराबर था। तो सर हमने 100% के बराबर निकालने की बात की। तो 2,16,000 डिवाइड बाई 90% इंटू 100 इक्वल टू 2,40,000। कितना आ गया आपका ये? 2,40,000। ठीक है, चलो बढ़िया। उसके बाद सर लिखते हैं परचेज। कितना परचेज किया बताओ जरा? आपने बोला सर 2,80,000 का किया है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अभी सर इसके अंदर कुछ आइटम इंक्लूड नहीं था ना, तो वो भी तो लीजिए। ठीक है, तो ये आपने ले लिया, डिलीवरी रिसीव। ठीक है, वर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, कोई इश्यू नहीं है। चाहे तो डायरेक्ट भी नीचे ब्रैकेट में प्लस माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे 40,000 प्लस कर लीजिए। तो 2,80,000 प्लस 40,000 3,20,000। तो ये 3,20,000 का ये आ गया आपका परचेस आ गया। ठीक है, वेजेस तो है नहीं, नहीं सर। तो फिर अब क्या आएगा? सेल्स आएगा सर। तो बाय सेल्स टोटल सेल्स आपका 6,20,000, नेट सेल्स दे रखा है 6,20,000 का। ठीक है, चलो बढ़िया। अब सब इसके अंदर जो आपके डिलीवरी हुआ नहीं था, नॉट डिलीवर्ड, कितना डिलीवर नहीं होता था सर? वो था 80,000 का। तो उसको करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि वो रील में सेल तो हुआ नहीं है। मैं जब सामने वाले को मिला ही नहीं तो सेल्स कैसे हो गया? 5,40,000 का। चलिए अभी आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, वो अपने को मालूम नहीं है। और आएगा जीपी, वो भी अपने को मालूम नहीं है। दो चीज अपने को पता नहीं है। पर जीपी तो मैं निकाल सकता हूँ। 5,40,000 इंटू कितना परसेंट रेट था? 25%। तो 5,40,000 इंटू 25%, 1,35,000। 1,35,000 इधर आ गया, ये हो गया, खत्म हो गया जी। अब बताइए कितना क्लोजिंग स्टॉक आपका आएगा बैलेंसिंग फिगर? तो आपने बोला सर प्लस माइनस करो ना। ठीक है जी, 2,40,000 3,20,000, उसके बाद प्लस 1,35,000 माइनस 5,40,000 1,55,000। कितना आया? 1,55,000। ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्या आ गया आपका? क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए सैलरी कितना हुआ, कितना बचा लिया था आपने? तो सर हमने क्या किया था पता है? थोड़ा सा गुड्स बचा लिया था, वो था 31,000 का। मैंने बोला ठीक है बहुत बढ़िया। तो ये आपका जी आ गया क्लोजिंग स्टॉक 1,55,000। माइनस कीजिए एवरेज वैल्यू 31,000 ना, 31,000। तो बचा हुआ आपका आ गया रियल में लॉस बाय फायर 1,24,000। ठीक है, और इसी से आपका बनेगा क्लेम वाला। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्लेम कैसे निकलेगा? पॉलिसी, चलो मैं यहाँ पे क्लेम निकाल रहा हूँ। पॉलिसी जितना था आपका और स्टॉक कितना था? तो स्टॉक आपके पास था 1,55,000। पॉलिसी जो आपने लिया था वो था 1 लाख का, कम लिया था ना जी।
तो जब भी आप स्टॉक से कम पॉलिसी लेते हैं ना तो निकलता है एवरेज क्लॉज, तो आपको क्लेम भी कम ही मिलेगा, क्योंकि आपका गुड्स का लॉस भी क्या हुआ, कम ही हुआ ना 1,24,000 का। तो बताइए कितना क्लेम, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। आप चाहो तो रेट वाला फंडा से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, दोनों में आंसर क्या आता है, सेम आता है। 80,000 कितना क्लेम आया आपका, 80,000 का। तो फाइनल आंसर आपका जो क्लेम पूछा है 80,000। चेक कर लेते हैं क्या क्लेम 80,000 आया है। यहाँ पे देखिए आईसीआई का आंसर, यस सर 80,000 का क्लेम आया है। तो ये इलस्ट्रेशन भी आपका हो गया, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 3 भी हो गया। इसका मतलब देखिए हम इलस्ट्रेशन 1 2 3 और उसके बाद 4, तो 1 2 3 4 4 इलस्ट्रेशन अभी तक हम कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ भी डाउट है कमेंट कीजिए, मुझे बताइए या पर्सनल मैसेज कीजिए, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 4 तक आपका हो गया। अब चलते हैं आगे। चलिए फिर अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की तरफ। तो इलस्ट्रेशन 5 आपको दे रखा है, पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। On 1st April 2012, the stock of Shri Ramesh was destroyed by the fire, but sufficient records were saved from which the following particular were obtained. First, stock on 1st Jan 2012. गौर कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपको दे रखा है लॉस का, ये लॉस बाय फायर वाला डेट, दैट इज द 1st April 2012। बट जब आपको स्टॉक की बात की जाए तो दे रखा 1st Jan 2011 और 31st December 2011। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ पे 1st Jan 2011, 31st December 2011 और उसके बाद आपको दे रखा है 1st April 2012, बराबर है, ये दे रखा है। तब देखिए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक प्रीवियस ईयर पूरा दे रखा है। इसका मतलब मेरा ये मानना है कि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का जो रेट होता है ना, जो आप सेल्स पे कमाते हो जीपी रेट, वो नहीं दे रखा होगा। इसके लिए आपको वो साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा और जीपी रेट निकालना पड़ेगा, इसी की वजह से ऐसा दे रखा है। लेट्स सी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको 11 जो 31 दिसंबर 2011 की बात कर रहा हूँ, उसका ओपनिंग स्टॉक, उसका क्लोजिंग दे रखा है, उसी साल का परचेज और उसी साल का सेल्स भी दे रखा है, देखिए आप, ठीक है। तो अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज सब दे रखा है तो क्या मैं उस साल का जीपी निकाल सकता हूँ, यस सर। और मैं ये मानूंगा कि वो जीपी का रेट ये साल भी रहेगा, एक्सेप्ट एबनॉर्मल आइटम्स। तो यहाँ पे देखिए करंट जो 3 मंथ है उसका परचेज सेल्स भी दे रखा है, तो अच्छी बात है, ये सब अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अब सिर्फ तकलीफ कब होगी, अगर एबनॉर्मल कुछ आइटम आ गई तो तकलीफ है अपनी। देखते हैं अब एबनॉर्मल आइटम के बारे में। इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2011 यानी प्रीवियस ईयर की, तो उसमें क्या बोल रहा है, 2300 had been written off on certain stock which was a poor selling line having a cost of 6900। तो आपने क्या किया था, एक आप उन सब आइटम में एक आइटम ऐसा थी आपकी जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 6900, बट आपने उसमें से 2300 राइट ऑफ कर लिया था, ठीक है। चलिए बढ़िया। अ पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वर सोल्ड इन मार्च 2012। आपने उसमें से कुछ गुड्स सोल्ड कर लिया, लॉस में किया है, 250 के लॉस में, बराबर है। ऑन ओरिजिनल कॉस्ट जिसका कितना था 3450, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 3450। द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेट टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। बाकी बोलता तुम्हारा ओरिजिनल कॉस्ट का वैल्यू होगा। सजेस्ट टू द अबव एक्सेप्शन ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेन एट अ यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर। बाकी बोलता बाकी सब में तुम्हारा रेट बराबर रहेगा। द वैल्यू ऑफ स्टॉक सेल्वेज वाज 5800, पॉलिसी 50,000 की, आपको लॉस निकालना है। तो देखिए ये जो सम पता है हमने किया था एबनॉर्मल लॉस वाला, वैसा ही है, बट वहां पे एक चीज थी कि वहां पे जो भी एबनॉर्मल आइटम थी वो आपने सेल कर दी थी तो खेल खत्म हो गया था। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि उस एबनॉर्मल आइटम का कुछ पार्ट अभी भी अपने स्टॉक में पड़ा है। तो जब मैं उसमें से पहले तो मैं एबनॉर्मल लॉस हटा दूंगा और नॉर्मल रेट से मैं जीपी निकाल दूंगा और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। बट उस क्लोजिंग स्टॉक में मुझे एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, वो है एबनॉर्मल लॉस का जितना वैल्यू पड़ा है वो वाला। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि सर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हो, तो आपको हमेशा ये समझना है कि जो क्लोजिंग स्टॉक आया है आपका, ठीक है, नॉर्मल आइटम वाला, वो वाला, प्लस क्लोजिंग स्टॉक एबनॉर्मल वाला, ठीक है। अगर आपका एबनॉर्मल में भी पड़ा है तो वो वाला,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल स्टॉक। तो ये क्या होगा आपका टोटल स्टॉक। इसमें से फिर माइनस करना सेल्वेज वैल्यू जो भी आपका रहेगा, सेल्वेज सॉल्वेज वैल्यू ये आ गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लॉस बाय फायर। इस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल आइटम तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैसे जैसे अपन ने एक इलस्ट्रेशन किया था ऊपर वाला, बस वैसा ही है। बट यहाँ पे एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, अगर तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक में कोई एबनॉर्मल आइटम भी थी, अभी भी पड़ी है जो सेल नहीं हुई है, तो वो भी यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हमको यहाँ पे करना है, तो आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हो। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या आएगा। तो अब हमको चाहिए, जैसे आपने पहले जीपी का रेट चाहिएगा अपने को, वो दे नहीं रखा है, तो अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट। कौन से साल का, 31 दिसंबर 2011 का, ठीक है। चलिए फिर, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। चलिए जी, ये आपका ट्रेडिंग को बनेगा। क्या क्या आएगा इसमें, सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक। क्या ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? यस सर, 73,500, और उसमें कुछ भी इंक्लूड यहाँ पे नहीं है, तो ठीक है। ऐड कीजिए टू परचेज, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, परचेज में भी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने सीधा ली था 3,98,000। उस पीरियड का सेल्स लीजिए, वो भी आपको दे रखा है 4,87,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक 79,600, बराबर है, ये आपने लिख दिया। अब ध्यान कीजिएगा यहाँ पे, आपने इस क्लोजिंग स्टॉक, ये साल के क्लोजिंग स्टॉक में तो 79,600 है, 31 दिसंबर 2011 का, आपने वो एबनॉर्मल आइटम का कुछ आइटम उसमें राइट ऑफ किया हुआ है, ठीक है। तो आपने वो राइट ऑफ किया है, तो कितना कम दिख रहा होगा, उतना आप वापस बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमको पूरा वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे वो जो एबनॉर्मल आइटम था वो वाला, ठीक है। तो वो अपने पूरे कॉस्ट पे दिखाएंगे, तो कितना उसका था एबनॉर्मल आइटम का कॉस्ट, 6,900 था। 2,300 आपने राइट ऑफ किया था, बेटा जितना राइट ऑफ किया उतना ही ऐड करेंगे ना, तो 2,300 वापस ऐड कर दीजिए। तो 79,600 प्लस 2,300, 81,900। तो अब जीपी आपका आ गया, 4,87,000 प्लस 81,900 माइनस 73,500 माइनस 3,98,000, 97,400। अब क्या रेट निकाल सकता हूँ, तो रेट ऑन सेल्स, रेट ऑन सेल्स 97,400 माइनस डिवाइड बाय, सॉरी, 4,87,000 इंटू 100, 20%। कितना आपका आया, 20%। अभी भी कुछ लोगों को डाउट है कि सर ये एबनॉर्मल आइटम जो है ना 2,300, जरा इसका बता दीजिए, इसको हमको समझ में नहीं आया। तो सुनिए, फिर से बताता हूँ, सुनिए। ये बताइए कि इस क्लोजिंग स्टॉक में, ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिख रहा है 79,600, क्या ये रियल क्लोजिंग स्टॉक है? नहीं सर, इसमें हमने ना 2,300 राइट ऑफ किया था। तो बेटा ये बता, जिस जैसे तूने 2,300 राइट ऑफ किया, ठीक है, तो तूने अपना चेंज कर लेना जीपी रेट। क्यों? अगर 2003 राइट ऑफ नहीं करता तो तेरा जीपी नॉर्मल पे आता पूरा का पूरा, क्योंकि अभी भी वो एबनॉर्मल सेल तो हुआ नहीं है जी सर, तो पूरा नॉर्मल पे आता। पर जैसे तूने राइट ऑफ कर लिया, तूने अपना क्रेडिट साइड का टोटल क्या कर लिया है, कम कर लिया है। अब जिससे क्या होगा, जिससे तेरा डेबिट साइड का जीपी भी क्या आएगा, कम आएगा। अब उसको सही करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको वापस 2,300 ऐड कर लेंगे, तो वापस अपना क्या हो जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, मान लो मेरे पास दो फोन थे, कितने फोन थे,
दो फोन थे, ठीक है, 10,000 10,000 का, ठीक है, लास्ट दो फोन थे सिर्फ ये मानिए। उसमें से मैंने क्या किया पता है, एक फोन को सेल कर दिया, एक फोन को क्या कर लिया, सेल कर लिया। अब बेटा जब मैंने एक फोन को सेल किया तो मैंने इसको 15,000 में सेल किया। कितने में सेल किया, 15,000 में। तो नॉर्मल सेंस में बताइए आपको क्या लगता है 5,000 कंपनी ने प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया, बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रेडिंग में आते हो तो टू ओपनिंग स्टॉक में आपने क्या लिखा, या टू परचेज में आपने लिखा 20,000, कितना लिखा 20,000, बराबर है जी सर। आपने टू स्टॉक में कितना लिखा था, परचेज लिखते हैं, चलो ओपनिंग नहीं मानते इसको एक बार के लिए। टू परचेज में आपने कितना लिखा 20,000, फिर आपने बाय सेल लिखा 15,000, और बाय क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि एक सेल हुआ तो एक तो पड़ा है 10,000 का, तो इसका मतलब ये बताइए कितना प्रॉफिट दिख रहा है 5,000 का। ये तो होता है राइट पोजीशन, ये तो क्या होता है राइट पोजीशन, ठीक है। अब जरा सुनना, मैं क्या आपको बोल रहा हूँ कि रियल में 5,000 कमाया। अब जरा सुनो मैंने क्या किया, मैं इतना शाना कि मैंने बोला ये जो फोन है ना ये थोड़ा सा खराब हो गया है, इसके लिए मैंने क्या किया पता है, इसका वैल्यू क्या कर लिया, कम कर लिया, 2,000 पे लेके आ गया। कितना लेके आ गया, 2,000 पे। इसका मतलब मैंने इसमें से 8,000 राइट ऑफ कर लिया जी सर। बेटा जैसे ही मैंने 8,000 राइट ऑफ किया, बता मेरा क्लोजिंग स्टॉक अब कितना आएगा यहाँ पे सर, 2,000 आएगा, क्योंकि उसका वैल्यू अपने 2,000 दिखा है। तो 15 प्लस 2 कितना होता है, 17 होता है, और 20,000 का परचेज था। इसका मतलब अब प्रॉफिट ना होके बेटा क्या आ गया तेरे पास में, क्या आ गया है, लॉस आ गया। क्या आ गया है, लॉस आ गया है 3,000 का। आया कि नहीं आया ये बता जी सर। ये 17 और 320 और 20 का लॉस आ गया है। क्यों आया लॉस, जबकि रियल में लॉस है क्या। अब मुझे कोई बंदा पूछता है कि सर आपका जीपी का रेट क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, जरा सुनना मैं क्या बोलूंगा, हाँ बताइए, क्या मैं लॉस में बोलूंगा, नहीं, जबकि रियल में लॉस तो है ही नहीं, मैंने 5 का प्रॉफिट कमाया था। तो मुझे वो ओरिजिनल चीज वापस करनी है, जो सब पहले था वैसा चाहिए, क्योंकि मुझे जीपी की रेट चाहिए। मुझे नहीं चाहिए क्लोजिंग स्टॉक इसमें कितना है क्या है, वो मुझे वो अभी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरी जीपी की रेट चाहिए। बताओ मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा कि जो मैंने यहाँ पे गड़बड़ की थी 2,000 जो दिखाया था, उसमें जितना राइट ऑफ किया था, कितना राइट ऑफ किया था 8,000, अगर मैं उसको वापस 8,000 इसमें ऐड कर लूँ तो ऑटोमेटिकली कितने पे आ जाएगा, 10,000 पे आ जाएगा। जैसे ही 10 पे आया 20, 15 पे आया 25 हो गया, 20 वो हो गया, ऑटोमेटिक 5 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या होगा, जीपी का रेट मिल जाएगा। बोली समझ में आया। हाँ अगर ये फोन सेल हो गया होता तो बात अलग थी, पर सेल तो हुआ नहीं ना, अभी भी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक पे है तो मुझे वो ओरिजिनल कॉस्ट पे चाहिए, किस पे चाहिए, ओरिजिनल कॉस्ट पे, जितना उसका वैल्यू है वो चाहिए। तो बेटा बता, यहाँ पे भी तो सेम किया है, जितना राइट ऑफ किया था उतना वापस क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो मुझे मेरा ओरिजिनल जीपी का रेट मिल गया, दैट इज 20%। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। तो सर ये तो मिल गया, ये तो हमको समझ में आ गया कि जीपी का रेट आपका कितना है, वो हमको समझ में आ गया। अब बताइए आप क्लोजिंग स्टॉक कितना है, मतलब यहाँ पे अपने को बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सर ऊपर वाला क्या था फिर, मैंने बोला ऊपर वाला ओरिजिनल ट्रेडिंग अकाउंट था, ठीक है। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ये बनेगा फ्रॉम 1 Jan 2012 टू, कौन सी डेट को आग लगी आपकी, सर आग लगी थी 1 अप्रैल को, ठीक है, मतलब 31 दिसंबर कर लेते हैं या 1 अप्रैल तक ले लेते हैं, चलो ठीक है। ये आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अब बनाइए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए अब ये कैसे बनेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक की। जो लास्ट टाइम का क्लोजिंग है वो ओपनिंग हो गया, तो आपने ओपनिंग लिखा 81,900। बताइए ये समझ में आया क्या, जी सर ये समझ में आया। अब याद कीजिए वो इलस्ट्रेशन जो हमने किया था, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है, जितना भी इसका ओरिजिनल स्टॉक था जो एबनॉर्मल था, ठीक है, वो 6,900 था। उसके दो पार्ट है, एक तो सेल कर दिया और एक वाला जो पार्ट है वो अभी भी स्टॉक में पड़ा है, ठीक है। पहले तो हम निकालेंगे नॉर्मल आइटम का प्रॉफिट, ठीक है, मतलब जीपी जो निकालेंगे वो नॉर्मल पे निकालेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल वाला निकालेंगे, फिर एबनॉर्मल वाला निकालेंगे। पहले नॉर्मल वाला देखते हैं। तो बेटा ये बता 81,900 में क्या वो एबनॉर्मल 6,900 भी इंक्लूड है, यस सर वो भी इंक्लूड है। तो मैंने क्या किया, यहां से माइनस कर लिया एबनॉर्मल आइटम, पूरा 6,900। हाँ क्योंकि आपने जितना राइट ऑफ किया था वो आपने वापस ऐड किया, तो वापस वो ओरिजिनल वैल्यू पे आ गए ना। और वो 6,900 है वो तो पूरा ओरिजिनली एबनॉर्मल है, तो हम उसको सेपरेटली लिखेंगे। तो ये बता 81,900
माइनस 6,900 75,000 होता है। कितना होता है? 75,000। तो ये तो नॉर्मल आ गया। टू परचेज, कितना आपने परचेज किया जरा बताइए। तो सर हमने जो परचेज किया है 1,62,000 परचेज किया है, तो ये आपका 1,62,000 आ गया। ठीक है, बाय सेल्स 2,31,200 बराबर है। अब ये बताओ क्या इसके अंदर एबनॉर्मल सेल्स भी इंक्लूड है? यस इंक्लूड है। ध्यान से देखिए, जो आपने क्वेश्चन किया था पढ़ा था उसमें क्या लिखा था, तो मैं पढ़ता हूं, आप जरा सुनिए। A portion of this stock was sold in March 2012 at a loss of 250, original cost 3450। अगर आपका ओरिजिनल कॉस्ट था 3450, आपने लॉस में सेल किया 250, इसका मतलब आपने उसको सेल किया 3200 में। कितने में सेल किया है? 3200 में। ठीक है, जो बराबर ना भाई, 3200 में सेल किया जबकि उसकी वैल्यू 3450 थी, तभी तो लॉस हुआ 250 का। तो आपने आपने कितने में सेल किया होगा? 3200 में। तो ये तो एबनॉर्मल है ना, तो हमको नॉर्मल चाहिए, तो माइनस करो एबनॉर्मल आइटम सोल्ड 3200। ठीक है, कैसे निकाला? अगर डाउट हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3450 माइनस 250। ठीक है, इस तरह से अपन ने निकाला 3200। तो बता बेटा कितना तेरा आया? 2,28,000 बराबर है। अब क्या करेंगे? जीपी निकालेंगे। तो ये जीपी आ गया नॉर्मल वाले पे, तो 2 जीपी मेरा आया 2,28,000। ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल सेल्स पे नॉर्मल रेट आ गया, दैट इज 20%। तो ये 20% आ गया। तो देखिए 2,28,000 इंटू 20%, 45,600। कितना आ गया? 45,600। तो अब मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकता हूँ बैलेंसिंग फिगर से? जी सर। तो 75,000 प्लस 1,62,000 प्लस 45,600 माइनस 2,28,000, 54,600। कितना आया? 54,600। अब मैं बता दूं आपको, ये जो आया ये किससे आया? नॉर्मल आइटम से। जरा ठीक है फिर से सोचिए कि ओपनिंग स्टॉक था, उसमें एबनॉर्मल आइटम था, वो आपने हटा दिया, तो एबनॉर्मल का इफेक्ट ओपनिंग और परचेज में से जीरो हो गया। अब बचा सेल्स में से, उधर से भी आपने क्या कर लिया? लेस कर लिया जितना आपने उसमें डाला था। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, आपने एबनॉर्मल आइटम का सारा इफेक्ट हटा दिया? यस सर। इसका मतलब अब जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा बैलेंसिंग फिगर से, वो कौन सा आएगा? नॉर्मल वाला। पर आपको तो पता है जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा जब आप क्लेम निकालते हो, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर क्लेम, उसमें तो मैंने आपको ऊपर बताया था स्टार्ट में कि इसमें आप क्या करते हो कि सर एक तो जो क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल आइटम से आया, नॉर्मल वाला बराबर, वो तो लेते ही हो, प्लस मेरे पास एबनॉर्मल आइटम वाला भी तो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, तो वो भी तो गया है, तो वो भी आएगा। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए एबनॉर्मल आइटम क्लोजिंग स्टॉक। वो कैसे पता चलेगा? स्टार्ट में आपके पास 6,900 था। जी सर, उसके दो पार्ट थे, 3,450 का आपने सोल्ड किया था। जी सर, तो वो तो चला गया। तो 3,450 का अभी भी तुम्हारे पास क्या पड़ा है? बैलेंस पड़ा है। तो बेटा ये यहाँ पे आएगा 3,450। तो तेरे पास जो आया गुड्स आया है वो आया 3,450, 58,050 का तेरा गुड्स था, जो एक्चुअली तेरे पास टोटल स्टॉक था। क्या था ये? तेरे पास टोटल स्टॉक था। ठीक है, ऑन 1 April 12। अब इसमें से माइनस करो सैलवेज वैल्यू। कितना सैलवेज वैल्यू था आपका? सर 5,800 माइनस 5,800, तो आपका रियल में लॉस हुआ है 52,250। तो ये आपका रियल में लॉस हो गया है, लॉस ऑफ स्टॉक बराबर है। चलिए अब देखिए, ये जो लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है अब क्लेम निकालना है। कैसे करेंगे? वही अपना फंडा, कितने की पॉलिसी थी और सामने कितने का स्टॉक था। ठीक है,
तो ये बताइए आपका स्टॉक जो था टोटल था 58,050 का, तब आपने कितनी पॉलिसी ली थी वो देख लीजिए। तो सर हमने पॉलिसी ली थी 50,000 की, तो 50,000 का पॉलिसी का अमाउंट था। अब आपके पास स्टॉक बचा है जो गया है आपका लॉस बाय फायर, वो गया 52,250 का, तो कितना क्लेम मिलेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 50,000 इंटू 52,250 डिवाइड बाय 58,050, 45,004 ये क्लेम मिलेगा। ठीक है, आप इसको दूसरे वे से भी कर सकते थे, मैंने बताया था कि सर स्टॉक 52,250 पे पॉलिसी लिए 50,000 का, तो कितना परसेंट हो गया? तो 50,000 डिवाइड बाय 52,250, एक्चुअली आपने 95.70% का पॉलिसी लिया है, तो जितना लॉस हुआ है 52,250 का उस पर कितना मिलेगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। चाहे तो एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जैसे आईसीआई ने किया है, ये देखो क्लेम कैसे निकालते हो, जितना अमाउंट ऑफ पॉलिसी जैसे मैंने बताया डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक इनटू एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखने का काम नहीं है, अगर आपको ये वाला पता है तो आप कर सकते हो। आपने क्या किया है, ये जो अमाउंट है अमाउंट ऑफ पॉलिसी है 50,000 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किया, मल्टीप्लाई बाय जितना आपका लॉस ऑफ स्टॉक हो गया। ठीक है, ये लॉस हो गया, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो ये आपका आ गया, आंसर आया है 45,004। तो ये देखिए आंसर आईसीआई का 45,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में था क्या वो एक बार फिर से देख लेते हैं अपन कि सर इसमें एक तो अपने को जीपी का रेट नहीं दिया था, बट लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन थी, तो उसके हिसाब से मैं जीपी निकाल सकता था। मैंने बोला ठीक है निकाल दो, पर एक चीज थी उसमें दे रखा था कि उस साल के लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग स्टॉक था उसमें एक चीज थी जो राइट ऑफ की थी, वो एबनॉर्मल आइटम। तो मैंने बोला अपने को तो नॉर्मल चाहिए, तो जो एबनॉर्मल आइटम राइट ऑफ की थी उसको हटा दो। हटाने के लिए पहले अगर माइनस किया है, राइट ऑफ किया माइनस किया है, तो अब उसको प्लस कर दो, तो ऑटोमेटिक नॉर्मल वाला आ जाएगा। तो नॉर्मल वाला जीपी का रेट मिल गया। ठीक है, अब बता तेरे पास जो आया आइटम उसमें सब इंक्लूड है, जो क्लोजिंग स्टॉक आया 81 जो भी आया था उसमें सब इंक्लूड था। यस सर, उसमें नॉर्मल एबनॉर्मल इंक्लूड था, तो यही नेक्स्ट का ओपनिंग बन गया। अब यहाँ पे तो अपने को नॉर्मल वाला चाहिए, तो जो एबनॉर्मल उसके अंदर इंक्लूड था ना वो 6,900 वो माइनस कर ले पूरा। जी सर, पूरा माइनस कर दिया। अब उधर क्रेडिट में सेल्स में भी कुछ इंक्लूड होगा, जी सर था, तो उसका वैल्यू भी जितना सेल्स में पैसा आया सेल्स में इंक्लूड था वो लेस कर, वो भी कर लिया। तो आपको जो मिल गया वो नॉर्मल वाला मिल गया, उसके ऊपर जीपी रेट लगा दिया नॉर्मल वाला, नॉर्मल जीपी आ गया और क्लोजिंग स्टॉक भी नॉर्मल आ गया। बट जब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालता हूँ तो नॉर्मल स्टॉक के साथ में वो एबनॉर्मल भी तो मेरे पास पड़ा है। ठीक है, उसका भी तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा, तो दोनों को वापस ऐड कर लूंगा और फिर जो टोटल होगा उसके ऊपर क्लेम निकलेगा। ठीक है, इस तरह से था आपका। ये देखिए आईसीआई के अंदर जो अपन ने किया ये वाला तो सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आईसीआई ने यहाँ पे 2 कॉलम बना लिए, तो आप चाहो तो आप भी ऐसा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सेम ही है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल आइटम है, एबनॉर्मल है, टोटल है। ठीक है, आपने जो वहां पे क्लोजिंग लिया ना सेम यहाँ पे ये इधर ओपनिंग हो गया। अब इसमें से 6,900 हम इधर ऐसे कॉलम वाइज माइनस किया हमने, उधर डायरेक्ट कर लिया था, टाइम सेविंग होता है इससे। अब यहाँ पे देखिए परचेज आपको दे रखा है, उसमें कुछ है नहीं। सेल्स था आपका 2,31,200, उसमें से एबनॉर्मल आइटम था वो माइनस कर लिया, तो ये आपका नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक आ गया और ये एबनॉर्मल आपका बचा हुआ आ गया, और इस तरह से 58,050 आ गया। ठीक है, तो आप जिसको चाहो फॉलो कर सकते हो। अब इलस्ट्रेशन 6 जो है ना वो सेम है जैसा अपन ने इलस्ट्रेशन 5 किया। आप इसको कीजिए और मुझे बताइए आपको आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसा अपन ने किया वैसा कीजिए, आई होप हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपका हो गया, मतलब इलस्ट्रेशन 1 to 6 तक आपके सारे हो चुके हैं। अब जो बचा है वो बचा है सिर्फ एक इलस्ट्रेशन, जो है इलस्ट्रेशन नंबर 7। कौन सा है? इलस्ट्रेशन नंबर 7। चलिए फिर आप देखते हैं इलस्ट्रेशन 7, उसमें क्या है। On 30th March 2012, a fire occurred in the premises of Messrs. Suraj Brothers. The concern had taken in the insurance policy of 60,000, which was subject to the average clause. तो यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी आपका कितना है? 60,000 का। From the books of account, the following particulars are available relating to the period 1st Jan to 30th March 2012. तो आपको जैन से मार्च तक का डिटेल दे रखा है। स्टॉक एज पर द बैलेंस शीट एट द 31st December 2012, 31st दिसंबर का 12 का बैलेंस शीट, सॉरी 11 का बैलेंस शीट, इस 12 का 1st जैन का ओपनिंग। तो ये बताओ ये कौन सा दे रखा आपको? ओपनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक आपको मिल गया। इस टाइम का परचेज दे रखा है 1,70,000, बट इसके अंदर इंक्लूड है मशीनरी की परचेज की 30,000 की। तो बेटा जो मशीन परचेज की उसमें से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेजेस के अंदर 3,000 इंस्टॉलेशन का इंक्लूड है मशीनरी का, दैट्स ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 50,000 में से 3,000 भी करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। सेल्स इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटेड टू 49,500। अब यहाँ पे देखिए ये एक नई चीज है यहाँ पे, गुड्स सेल्स ऑन अप्रूवल वाला, ठीक है। आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, बीकॉम में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको याद करवा लेता हूँ। क्या होता है, कभी कभी कोई बंदा होता है, ठीक है, जैसे मान लो मेरी कपड़े की शॉप है, आप मेरे पास आए, तो आप मुझे जानते हो, मेरे फ्रेंड रहे हो या मुझे जानते हो, आप वो कपड़े लेने आए, तो आपने क्या किया, 3-4 जोड़ी कपड़े उठा के ले गए, बोले भैया मुझे लेना तो एक ही है, बट घर पे जाऊंगी, मम्मी को दिखाऊंगी, पसंद आया तो वो ले रख लूंगी, सब पसंद है तो सब रख लेंगे, वरना आपको वापस कर लेंगे, ऐसा है। दैट इज कॉल्ड गुड सेल्स ऑन अप्रूवल। तो मेरे लिए वो क्या है, मैंने गुड सेल तो किया, वो किस पे किया है, अप्रूवल पे। अगर आपने अप्रूवल दिया तो हाँ हो जाएगा, अदरवाइज ना होगा तो वापस मेरा वापस आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बोल रहा है कि सेल्स के अंदर गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल आपने इंक्लूड किया 49,500 का। अब हमको देखना इसमें से कितना हाँ आया कितना ना आया। तो ये बोल रहा है नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। 2/3 के लिए अभी तक अप्रूवल नहीं आया है, इसका मतलब 1/3 के लिए आ गया है, तो वो तो सेल्स ही माना जाएगा। जितना अप्रूवल नहीं आया है उतना सेल्स में से कर लीजिए लेस। क्यों? क्योंकि वो सेल्स नहीं माना जाएगा, वो सेल्स कंसिडर नहीं होगा, तो वो लेस कर लेना का, ठीक है। चलो, द एवरेज रेट ऑफ जीपी इज 20% ऑफ सेल्स, ठीक है, बढ़िया। द वैल्यू ऑफ सैलवेज गुड्स वॉज 12,300, तो आपका बचा हुआ गुड्स कितना है, 12,300। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम, हमको क्लेम निकालना है। चलिए फिर, तो यहाँ पे देखिए बड़ा सिंपल सा है, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कौन से पीरियड से कहाँ तक बनेगा, 31 दिसंबर के बैलेंस आपको दे रखे हैं, यस सर। तो 1 अप्रैल से 1 जैन से बनेगा, 1 जैन 2012 टू 30 मार्च 2012 तक का, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा यहाँ तक का। चलिए फिर, अब यहाँ पे जीबी की रेट दे रखी है, तो बढ़िया है, अपने को लास्ट का कुछ बनाने का काम है नहीं। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक की, वो दे रखा अपने को, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 95,600, कितना है 95,600। क्या उसमें कुछ एडजस्टमेंट है, जैसे था लेस 10% कम में वैल्यू क्या है ये वो, नहीं सर कुछ भी नहीं है, तो सीधा लिख दो। परचेज लिखते हैं, 2 परचेजेस 1,70,000। लेकिन इसके अंदर ये क्या बोलता है कि मशीनरी इंक्लूड है, तो मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो मशीनरी का वैल्यू माइनस कर लीजिए 30,000, तो बच के आपके पास 1,40,000, ठीक है जी। ये आपका नेट परचेस हो गया। उसके बाद वेजेस दे रखा है 50,000 का, जी सर। $50,000 है, सॉरी, तो 50 का वेजेस आपको दे रखा है। इसमें से माइनस कीजिए कौन सा वाला, जो वेजेस आपका इंस्टॉलेशन का था, तो माइनस कीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिखता हूँ वेजेस, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वेजेस आ गया, कितना था आपका देख लीजिए सर 3,000, तो 3,000 ये लेस हो गया, तो बताइए अब कितना बच गया सर, 47,000 का वेजेस भी आ गया, ठीक है। चलो बढ़िया। अब बात करते हैं सेल्स की, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सेल्स, टोटल सेल्स आपका 2,75,000 है। इसमें से जो गुड्स ऑन अप्रूवल अभी भी पेंडिंग पड़ा है ना, जितना पूरा नहीं, जितना पेंडिंग पड़ा है वो वाला, जो एक्सेप्टेंस आ चुकी है 1/3 की, उसका कुछ नहीं करना है, वो ऑलरेडी सेल्स में होना चाहिए। बट जितना अभी भी आपका अप्रूवल पे पेंडिंग है वो वाला माइनस कीजिए, तो आपने माइनस किया गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, पेंडिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो पेंडिंग देखिए आपके पास 49,500 का गुड्स था, उसका 2/3 अभी भी बाकी है, तो 49,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 33,000 का। चलिए, 2,75,000 माइनस 33,000, दैट इज 2,42,000। कितना आया 2,42,000, ये आपका सेल्स आ गया, ठीक है। अब जीपी का रेट पता है, यस सर हमको पता है, तो आप क्या जीपी निकाल सकते हो, यस सर बिल्कुल हम निकाल सकते हैं।
टू ग्रॉस प्रॉफिट 2,42,000 इंटू कितना था रेट आपका 20% ऑफ सेल्स, सेल्स पे ये सेल्स वैल्यू है, सीधा निकाल दो 2,42,000 इंटू 20% 48,400। चलिए सर ये हो गया। अब देखा जाए तो वैसे तो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो 2/3 आपका सेल्स नहीं हुआ है क्या वो भी स्टॉक में है? सुनना सर, अगर आपने पढ़ा है सेल्स ऑन अप्रूवल वाला तो वो पता होगा कि जब हम सेल्स ऑन अप्रूवल करते हैं तो क्या करते हैं, सेल्स में से माइनस करते हैं, जितना सेल्स नहीं हुआ वो सेल्स में से माइनस करेंगे, और आप क्लोजिंग स्टॉक के उधर ही बाय गुड सेल्स ऑन अप्रूवल क्लोजिंग स्टॉक में दिखाते हो, बराबर, और वो दिखाते हो कॉस्ट पे, किस पे दिखाते हो, कॉस्ट पे, ठीक है। तो देखिए अगर किसी को नहीं पता, आइडिया नहीं तो मैं बता देता हूँ, जब भी गुड्स होता है सेल्स ऑन अप्रूवल, अप्रूवल बराबर, और आपने उसको ट्रीट किया है एज अ सेल, क्या ट्रीट किया एज अ सेल्स। देखिए आप जो चैप्टर पढ़ेंगे गुड्स सोर्स ऑफ अप्रूवल तो आपको पता चलेगा फ्रीक्वेंटली सेल करते हैं, कंटिन्यूस करते हैं, रेयरली नॉर्मली करते हैं, तो अलग अलग वे होता है। तो सबसे पहला वे जो है उसमें कभी कभी करते हैं और हम उसको सेल्स ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, सेल्स ट्रीट किया है तो क्या, तो जितना अप्रूवल हो चुका है, जितना अप्रूवल हो चुका है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, नो एंट्री, कुछ नहीं करना, जो किया वो बराबर किया है। बट नॉट अप्रूव्ड वाला, जितना आपका अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, उतना आपको सेल्स कम करना है। क्या करना है, सेल्स कम करना है। तो आपको करना क्या है, सेल्स क्रेडिट हुआ तो अब कीजिए डेबिट, तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और होता है टू ट्रेडिंग अकाउंट, और क्या होता है, टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सेल्स को कम कर लेने का है। तो सेल्स आपने जो किया था उसको क्या कर लीजिए, कम कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सॉरी उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया ये वाला, ये ऐसा होता है, उल्टी एंट्री होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो ट्रेडिंग में टू में आ जाएगा, इसका मतलब या तो टू में लिखो या फिर सेल्स में से माइनस करो, एक ही बात होती है। तो सिंपल वे में मैं बोलूँ इसको, तो ये आपका हुआ लेस फ्रॉम सेल्स, सेल्स में से लेस कर लीजिए, ठीक है। प्लस, तो एक तो आपको सेल्स में से लेस करना है, सेकेंड क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करना है, क्लोजिंग स्टॉक में करने का है, इंक्लूड करना है ऑन कॉस्ट, किस वैल्यू पे, कॉस्ट पे, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड कीजिए ऑन कॉस्ट। अब बताइए जब आग लगी बेटा तो ये गुड्स तो कस्टमर के पास था ना, तो क्या मेरा जल के गया, नहीं सर नहीं गया, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी इस पे क्लेम देगी, नहीं देगी सर, इंश्योरेंस कंपनी इस पे कोई क्लेम देने वाली नहीं है। इसके लिए मैं इसको क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लिखता, इसको मैं सेपरेटली दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ, सेपरेटली दिखाऊंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेपरेट इसको दिखाया बाय गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, ठीक है, मैंने इसको सेपरेट दिखा दिया, सेल्स में से कम किया। अब मुझे करना था क्लोजिंग स्टॉक में ऐड, बट इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती नहीं है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको अलग से दिखाता हूँ बाय गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। सर इंश्योरेंस कंपनी क्यों क्लेम नहीं देगी, क्या क्या बोलती है पता है इंश्योरेंस कंपनी, आपके पास थोड़ी था, वो तो कस्टमर के पास था, तो आपकी दुकान में आग लगी तो कहाँ चला, इसके लिए मैं इसको अलग से दिखा रहा हूँ। तो देखिए 33,000 का था, बट मुझे चाहिए उसकी कॉस्ट, क्या चाहिए, उसकी कॉस्ट। तो बताइए अगर 33,000 में से मैं माइनस कर लेता हूँ 20% ऑफ 33,000, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा, क्या मिलेगा, मेरा कॉस्ट मिल जाएगा, और 33,000 था सेलिंग प्राइस जो मैंने उसको बेचा था, माइनस किया मैंने 20%, तो 26,400, कितना आया, 26,400, ये क्या मिला मुझे, कॉस्ट, क्या मिला मुझे, कॉस्ट। तो 26,400 क्या है, इसका कॉस्ट है, और ये गुड्स सोल्ड अप्रूवल वाला हमेशा कॉस्ट पे दिखाते हो। अब बचा हुआ मेरा रियल में क्लोजिंग स्टॉक होगा, और ये मुझे मिल जाएगा एज अ क्लेम। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक जो रियल में मेरा चला है कितना हुआ, जब देखिए 95,600 प्लस 1,40,000 प्लस 47,000 प्लस 48,400 माइनस 2,42,000 माइनस 26,400 62,600, ठीक है। 62,600 आ गया आपका, ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक, क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल नहीं था, तो सीधा ये क्लोजिंग स्टॉक आया, ये पूरा नॉर्मल वाला ही है, इसमें से सैलरी वैल्यू माइनस कर लीजिए,
कितना सर्विस वैल्यू था आपका, जरा बताइए सर। 12,300 कितना था, 12,300 माइनस किया 12,300, 50,300 का एक्चुअल में आपको लॉस हुआ है। क्या हुआ आपको एक्चुअल में, क्या हुआ, ये लॉस ऑफ गुड्स, कितना वो लॉस ऑफ गुड्स हुआ बाय फायर। तो अब देखिए क्लेम कितना मिलेगा, तो पता है मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखाया, मैंने आपको परसेंटेज वाइज भी कराया, पर मेरा फेवरेट तो यही है। कितना आपका पॉलिसी का अमाउंट था और कितने स्टॉक पे था। ये पॉलिसी आपका स्टॉक था आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक 62,600 पे। आपने जो पॉलिसी लिया था बेटा, वो आपने लिया था 60,000 का। कितने का लिया था, 60,000 का। अब रियल में जो आपका गया है गुड्स, वो तो गया है 50,300 का। तो बताओ कंपनी वाला कितना क्लेम करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। फोर्टी एट टू वन जीरो, ठीक है, कम ही आने वाला ऑब्वियसली। देखिए लॉजिकली सोचिए ना, अगर आपने 62,600 पे 60,000 पॉलिसी किया है और अब गुड्स कम जला है, तो कंपनी वाले भी कम ही आपको क्लेम देंगे, ठीक है, कम ही आएगा आंसर 48,210। तब क्लेम कितना आया 48,210। क्या यही है, देख लेते हैं अपन आईसीआई का आंसर 48,211 रुपीज का डिफरेंस बिकॉज ऑफ राउंडिंग अप, ठीक है, अप्रोक्स आ गया आपके पास। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7। क्या था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो देखिए हमने यहाँ पे किया, मेमोरेंडम ट्रेडिंग को बनाया, यहाँ पे एक क्लोजिंग स्टॉक, एक क्लेम का अमाउंट निकाला है, ठीक है गाइस। तो ये था आपका लॉस ऑफ स्टॉक वाला केस। कौन सा था, लॉस ऑफ स्टॉक वाला केस। तो इस समय क्या नया था, एक ही चीज नहीं थी, गुड्स यहाँ पे सेल किया था अप्रूवल बेस पे। किस पे किया था, अप्रूवल बेस पे। तो जब भी अप्रूवल पे कर रहे हो तो करना क्या है सर, जितना सेल अप्रूवल नहीं आया उतना सेल्स में से माइनस कर लो, बिकॉज सेल्स हुआ नहीं है, गलत सेल मत दिखाओ, वो माइनस कर लिया। सेकंड चीज, आपको उसको अलग से दिखाने का है बाय की साइड में, बाय गुड्स ऑन अप्रूवल, वो भी कॉस्ट पे। ये गलती मत करना, सेल्स आप है ना एग्जाम में गलती करते हो कि आप जो वैल्यू वो दिखाते हो, बट दैट्स अ सेलिंग प्राइस, आपको दिखाना है कॉस्ट पे। तो आपको हमेशा उसको किस पे दिखाना है, कॉस्ट पे, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। फिर अब बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक आ गया, बाकी वाला फंडा तो सेम का सेम है, हमने कुछ नया नहीं किया है, ठीक है। तो गाइज ये था आपका जो अभी तक हमने पढ़ा, दैट इज योर लॉस ऑफ गुड्स वाला। अब जो बचा है लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला, वो अपने को करने का है। बट यहाँ तक आई थिंक कुछ भी डाउट आपको नहीं होगा। क्या क्या देखा हमने, एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालने का है। दो तरह के सम हो सकते हैं, या तो आपको लास्ट की रेट दे रखी है, जीपी की रेट जो सेल्स पे निकलती है, या नहीं दे रखी है। दे रखी है तो बढ़िया है, तो सिर्फ मेमोरेंडम ट्रेडिंग को बनेगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक और जीपी और एक्सपेंसेस, बराबर है। अब उसमें अगर कुछ एबनॉर्मल आइटम इंक्लूड नहीं है तो आप सीधा कर लो, खत्म हो जाएगा। तो अगर कुछ एबनॉर्मल आइटम इंक्लूड है और वो सोल्ड हो चुकी है, तो सिर्फ सेल्स में से माइनस करना और कुछ मत करना, और ओपनिंग स्टॉक में से ऑब्वियसली लेस होगा या परचेज में से लेस होगा, मतलब पूरा इफेक्ट हटा दो, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे एबनॉर्मल आइटम आएगा ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। सेकंड हो सकता है कि वो एबनॉर्मल आइटम का कुछ पार्ट या पूरा पूरा आपके क्लोजिंग स्टॉक में अभी भी पड़ा है। उस केस में सेल्स में से तो लेस करना ही है, उधर ओपनिंग स्टॉक उधर से भी लेस करना है, लेकिन जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आएगा नॉर्मल वाला, उसके साथ मैं इंक्लूड करूंगा एबनॉर्मल वाला भी, ठीक है, वो अलग से करूंगा मैं नीचे, जैसा अपने इलस्ट्रेशन में किया था। उसके बाद हो सकता है कि आपको कभी कभी परचेज के या एक्सपेंस में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड होगा, तो वो माइनस कर लीजिएगा। और लास्ट में ये गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल वाला। तो ये अपन ने इलस्ट्रेशन 7 भी कर लिया। तो 1 से लेकर 7 तक 7 के 7 इलस्ट्रेशन हम पूरे पूरे आपके कर चुके हैं। तो आपको करना क्या है, इन सब इलस्ट्रेशन को अपनी एक बार नोटबुक में करने का है, पूरे सब कीजिए। और कुछ भी डाउट आता है या नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, जो इलस्ट्रेशन समझ में नहीं आया। फिर भी अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए और बताइए, या पर्सनल मैसेज कीजिए कि सर ये वाला इलस्ट्रेशन एक बार फिर से थोड़ा डिफरेंट वे में समझा दीजिए, तो मैं आपको वापस अलग वे से भी समझा सकता हूँ, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा, दैट इज योर लॉस ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स का लॉस के बारे में पढ़ा कि गुड्स के लॉस पे कैसे क्लेम करते हैं। अब जो अपने को पढ़ने का है, वो पढ़ने का है क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। चलिए फिर वो दिखते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अलविदा।